ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज दीदी ने जैसे कहा कुछ पेरेंटिंग के बारे में बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम सब पेरेंट्स जिस दिन से बनते हैं उस दिन से सीखते हैं। हमारे बच्चे इस जर्नी में सिर्फ हम उनको नहीं सिखाते, लेकिन कहीं ज़्यादा हम उनसे सीखते हैं, उनको पालते हुए। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। हमारे पेरेंट्स को शायद कोई पेरेंटिंग सेशन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे तो नहीं लगता कुछ किया था ऐसा, ना उस समय ऐसा कुछ प्रचलन था। लेकिन आज हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समय ऐसा है और इतनी तेज़ी से बदल रहा है, और कोई पेरेंटिंग कोई वैसे सिखा नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर, इसको परखना हर समय, उसको कैसे डील करना है, ये हमें अनुभव ही सिखाता है। और इसीलिए आज मैं आपके साथ जो हमने अपने बड़ों से बातें सीखी है ना, हमारे घर के बड़े हमें हेल्प करते हैं अच्छा पेरेंट बनने में, और जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला, और हम पेरेंट बनने के बाद हमने क्या क्या गलतियां करी, उन गलतियों से हम सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर आपके साथ कुछ अनुभव ही शेयर करने आई हूँ। बाकी आप में से बहुत सारे बहुत सीनियर पेरेंट्स हैं, है ना, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ आपके साथ भी शेयर करूंगी, आप भी कुछ चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, कि दो पड़ोसी थे। एक रिटायर्ड टीचर था, बुजुर्ग व्यक्ति, और एक यंग पर्सन एमएनसी में काम करने वाला। दोनों ने सोचा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, तो हमें हमारे घर के आगे की जो जगह है इसको थोड़ा हरा भरा रखें, थोड़े पौधे लगाएं। तो दोनों इकट्ठे जाकर कुछ सैपलिंग्स लेकर आए, कुछ बीज लेकर आए, और अपने घर के बाहर का जो उनका बराबर का ही हिस्सा था, दोनों ने उसमें वो बीज बोए, और दोनों उनकी केयर करने लग गए। समय के साथ दोनों के जो एरिया था वो अच्छा, गार्डन में अच्छी घास आने लगी, अच्छे अच्छे पौधे होने लगे। बस फर्क ये था थोड़ा सा, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से जितना ध्यान दे सकते थे, पानी देते थे, खाद देते थे, और ये जो यंग व्यक्ति था ये बहुत एंथुजियास्टिक था, और ये हर समय सुबह शाम अपने पौधों को बड़े प्यार से निहारता था, उनके लिए एक्स्ट्रा सारी केयर करता था, जो जो चीज़ें चाहिए, जो लेटेस्ट बाजार में है वो पूरी कोशिश करता था। और अब देखिए, जब केयर की जाएगी तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो कुछ समय बाद दोनों के गार्डन्स हरे भरे थे, लेकिन ये जो यंग पर्सन था, इसके पेड़ पौधे जो थे उस वो ज़्यादा हरे भरे थे, उनमें फूल भी ज़्यादा थे, वैरायटी भी ज़्यादा थी, देखने में सुंदर भी ज़्यादा थे। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज। तो अगले दिन जब ये दोनों बाग में निकले देखने के लिए कि हमारे पौधों का क्या हाल है, तो देखा कि वो जो यंग पर्सन था उसके काफी सारे पौधे जड़ से उखड़ गए थे, और जो ये व्यक्ति था उसके नुकसान बहुत नाम मात्र के हुआ था। तो इसको बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि अंकल, आप जानते हैं मैं इनकी कितनी केयर करता हूँ, रात दिन लेटेस्ट चीजें लाके यूज करता हूँ, फिर भी मेरे पौधे ज्यादा उखड़े। आप भी मानेंगे कि मैं इनका ध्यान रखता हूँ, आप जितना नहीं रखते उससे ज्यादा रखता हूँ, फिर भी आपके पौधे ठीक हैं, इसका क्या राज है? तो आप क्या समझते हैं? क्या आप क्या समझते हैं कि आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं? हाँ जी, पीछे। यस, बताइए। यस, आपको ही कह रहे हैं। सॉरी, पुअर ओवर पैम्परिंग। हाँ, ओवर पैम्परिंग ऑफ जो पौधों की करी। अच्छा, उससे हुआ क्या? हाँ, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इशारा बिल्कुल समझ गए, क्योंकि हम सभी पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे भी वो बीज हैं। क्योंकि वो व्यक्ति ने इतना पानी और सब कुछ टाइम पर दिया
कि उन पौधों की जड़ों को ज्यादा नीचे जाना ही नहीं पड़ा, सब कुछ सरफेस पे मिल गया। और इस बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर्फ उतना दिया जितना कि सस्टेनेंस के लिए जरूरी था, और इसलिए इनके पौधों की जड़ों को पानी लेने के लिए डीप जाना पड़ा, जिससे वो पकड़ मजबूत हो गई, गहरी हो गई, और आंधी तूफान के प्रेशर को वो सहन कर पाए। यही कहीं हमारी पेरेंटिंग सारी है ना, इसके आगे पीछे ही घूमती है कि पेरेंट्स तो हम सभी हैं, लेकिन हम सबके पास परमात्मा ने सुंदर बीज दिए हैं अपनी बगिया में लगाने के लिए, है ना। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं हमारी बगिया में और हमारे लिए बड़े वैल्यूबल हैं, लेकिन कई बार वो बैलेंस हम नहीं रख पाते हैं। सो एक नर्चर बैलेंस, जो नर्चरिंग हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके अंदर कई प्रकार के बैलेंस की जरूरत होती है। जैसे एक पौधा भी लगाते हैं, हर सीड अलग है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको कोई हम ये नहीं कह सकते, पेरेंटिंग हम कोई सिखा नहीं सकता किसी को, अपना अनुभव बता सकता है, क्योंकि आपका अनुभव कुछ और होगा, आपको जो बीज मिला है वो मेरे बीज से डिफरेंट होगा, श्योर है ये तो, है ना। तो चने के बीज से आम निकलने की एक्सपेक्टेशन रखना, चने के बीज में प्रॉब्लम नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम है। और आम से खरबूजा निकालने की कोशिश करना, तो वो प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है अपने बीज को पहचानना और उसको बेस्ट नर्चरिंग देना, क्योंकि चने को अगर बेस्ट नर्चरिंग दी तो वो दुनिया का बेस्ट चना बन सकता है, लेकिन उससे आम की उम्मीद रखी तो हर एक बीज को अपने हिसाब से मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए। किसी को शेड में रखना पड़ता है, किसी को धूप में रखना पड़ता है, इसलिए कोई जनरल हम नहीं कह सकते पौधों को धूप दो, कितनी दो। तो हर एक बच्चे को, हर एक सीड को कैसी नर्चरिंग देनी है वो हमें थोड़ा खुद से परखना पड़ता है, उस बैलेंस को देना पड़ता है। और हर बच्चे के लिए देंगे, बहुत टू मच भी जब हम दे देते हैं तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं हम कई बार पेरेंट्स, क्योंकि आज वैसे भी बच्चे, पहले बच्चे जॉइंट फैमिली में पलते थे और बच्चे भी ज्यादा होते थे और माँ के पास काम भी ज्यादा होता था, तो आपस में ही सीखते सिखाते एक दूसरे की गोद में पलते बच्चे बड़े हो जाते थे। आज एक एक दो दो बच्चे होते हैं, तो हम उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं। जो हमको नहीं मिला वो हम सब कुछ अपने बच्चों को देना चाहते हैं, और गलत नहीं है इसके अंदर, लेकिन कई बार ओवर प्रोटेक्टिव होने के वजह से क्या होता है, इंट्रूसिव हो जाते हैं, वो लाइफ स्किल्स नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि सब कुछ हम कराया दे रहे हैं, है ना, हम जी ही उनके ले रहे हैं, तो हम उनकी स्किल्स को डेवलप नहीं होने देते। और कई बार ये बच्चे ईगो सेंट्रिक भी बन जाते हैं, क्योंकि सब कुछ इतना मिलता है तो बाहर के जब एनवायरनमेंट में जाते हैं और वो इम्पोर्टेंस, वो प्यार नहीं मिलता, अपने में ही लिमिटेड होके रह जाते हैं। और बहुत कम देने से भी क्या होता है, बच्चों के अंदर जो इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, रिश्तों को समझना चाहिए, वो डिस्टेंसिंग आ जाती है। बच्चे अपने आप को फैमिली में पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व फील नहीं करते, बच्चों को लगता है हमसे कोई प्यार नहीं करता, एंड दे डोंट डेवलप दैट ट्रस्ट ऑल्सो विद देयर पेरेंट्स, या और इन अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो बैलेंस एक जरूरी है, और जो बैलेंस जब आएगा तो क्या होगा, एक बैलेंस पर्सनालिटी का हम निर्माण कर पाएंगे। और बैलेंस पर्सनालिटी, जब पर्सनालिटी की हम बात करते हैं तो पहली पर्सनालिटी जो हमारे मन में आती है दैट इज फिजिकल पर्सनालिटी। वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, लेकिन फिजिकल पर्सनालिटी मतलब सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, लेकिन हाइजीन and physical health also, internal health also, what we eat, exercise, ये सब चीजें इंपॉर्टेंस रखती। इस पे मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ा इससे सटल चलती हूँ। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, जिस पर आज के माता पिता का बहुत फोकस रहता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को ये खाना चाहिए, बच्चे का दिमाग अच्छा होगा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, क्योंकि हमें वो नर्चरिंग देनी है। लेकिन छोटे से बच्चे के साथ हमारे गेम्स भी ऐसे होंगे कि जिससे उनका दिमाग तेज हो, ऐसे गेम्स। और एडवर्टीजमेंट करने वाले मार्केटिंग भी ऐसे करते हैं, लेफ्ट राइट ब्रेन दोनों इससे अच्छे चलेंगे, ये होगा, ये वाली उस आपके बच्चे का ये वाला ब्रेन डेवलप होगा। तो अच्छी मार्केट भी है, और ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए काम करते हैं, फाइन। और इसीलिए आज बच्चे, हम जब उनकी उम्र के थे उससे कहीं गुना ज्यादा बच्चे अवेयर हैं, ठीक है ना, एक्सपोजर मिला हुआ है उनको, क्योंकि हम दे रहे हैं, अच्छी बात है। बट सटल टू दैट इज इमोशनल पर्सनालिटी।
और इमोशनल पर्सनालिटी का मतलब क्या है, वो भी हम पेरेंट्स को ही बढ़ाना है। आज हम देखते हैं बच्चे छोटी छोटी बात पर गुस्सा बहुत करते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, और नहीं मिले तो खुद दे देते हैं ऑर्डर। आप नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, क्योंकि आज चीजें भी ऐसी अवेलेबल हैं कि ऐसे समय पर बच्चों को कंट्रोल करना या समझाना करना तो है ही ना। मुझे याद है इस बात पर, मैंने बहुत पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि अपने बच्चों को कोई भी चीज एकदम से मत दे दो, चाहे वो छोटी सी चीज है। हमारे लिए क्या मुश्किल है, अगर बच्चे ने मान लो कह दिया बिस्किट मांगा, ठीक है रोज वाले बिस्किट है तो ठीक है, बट वो आज कहता है मुझे मम्मी ये वाला स्पेशल बिस्किट चाहिए, कोई उसको ने ऐड देखी मान लीजिए, तो मना नहीं करें लेकिन उसी टाइम दे भी ना, उसको वेट करना सिखाओ थोड़ा। उसको बोलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कल हम मार्केट जाएंगे ना तब आपको देंगे, तो कल तक के वो वेट करना सीखे। लेकिन आज क्या होता है, हम पेरेंट्स भी उसी टाइम 15 मिनट में ऑनलाइन ऑर्डर करके अभी आना चाहिए, तो वो पेशेंस जो होनी चाहिए वो बच्चों के अंदर नहीं है। इंस्टेंटली अभी 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 हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, और वो उसको पूरी कौन कर रहा है, वो हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिले करें ना बचपन से, तो बच्चों को ये सब चीजें उनके अंदर ये भी स्किल है, एक वेट करना भी एक स्किल है राइट टाइम तक। तो गुस्सा आ जाना और टैंट्रम्स करना, और ये तो छोटे बच्चों की बात हुई टैंट्रम्स, और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनके अंदर भी एग्रेशन वायलेंस बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फेलियर को नहीं एक्सेप्ट कर पाना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अपने स्कूल का टॉपर है लेकिन बेस्ट कॉलेज में जो उसका ड्रीम कॉलेज था उसमें एडमिशन नहीं मिला, है ना। अभी रिसेंटली हमने सुना आईआईटी खड़गपुर में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो इमोशनली कहाँ वीक हो रहे हैं, ये भी तो उसको भी तो हमें चेक करना, ये पर्सनालिटी भी तो डेवलप करनी है। एंड सटल टू दैट इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। एंड बाय स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मेरा मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिचुअल्स भी बच्चों को स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करती हैं। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का मेरा मतलब है वैल्यूज से, और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जो रिश्ता हमारा अपने माँ बाप के साथ था और आज जो रिश्ता हमारा हमारे बच्चों के साथ है, कोई डिफरेंस है? हमारे माता पिता हमें डांट भी देते थे, कभी कभी लगा भी देते थे, तो भी उनके आंखों के इशारे को देखकर हम बात समझ जाते थे अब क्या करना है। लेकिन आज तो मूड देख के बात करनी पड़ती है, बात कहे या ना कहे। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली जो फाउंडेशन होना चाहिए, वो वैल्यूज का फाउंडेशन जो होना चाहिए वो वीक है कहीं। हमारा कनेक्शन हमारे टीचर्स के साथ कैसा था, आज भी मिल जाए तो शायद हम पांव छुएंगे एंड वी विल फील ब्लेस्ड टू सी देम। लेकिन आज बच्चे टीचर्स को देखकर ही मुंह फेर लेते हैं। तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था, जो फाउंडेशन था, उसकी कहीं कमी है, वैल्यूज की कहीं कमी है। तो एक बैलेंस पर्सनैलिटी मतलब केवल फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पे नहीं ध्यान देना, लेकिन ये फाउंडेशन है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। और अगर इसको स्ट्रॉन्ग आपने बना दिया तो ऊपर के 2 का काम अपने आप हो जाएगा, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके लिए कौन सा बैलेंस चाहिए? लव एंड लॉ का बैलेंस। तो मैं आपको यहां पर एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसको आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में शायद कनेक्ट कर पाएंगे। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी।
10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। तो ये बहुत कॉमन चीज है। मम्मी डांटती हैं, पापा प्यार कर लेते हैं। खास ये मैं तब बता रही हूँ जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनका फाउंडेशन बनाने का टाइम होता है, उनको वैल्यूज देने का टाइम होता है। तो कई बार ये गलती हम करते हैं कि एक पेरेंट डांटता है, दूसरा पेरेंट पैम्पर कर देता है उसको। तेरी मम्मी तो मुझको भी डांटती है, चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। पापा डांटते हैं तो मम्मी प्यार कर लेती है। या मम्मी डांटती है तो जैसे सीन में दिखाया, दादी ने प्यार कर लिया, लाड दिखा दिया। अब बच्चा जो छोटा होता है, जब छोटा होता है, ये तब की बात कर रही हूँ मैं, उसको बहुत समझ होती है। आज छोटा सा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, उसको पता है मुझे किसके सामने रोकर दिखाना है जिससे मुझे ये चीज मिलेगी। दे आर वेरी स्मार्ट, है ना। तो हम उनके लिए ये वाले डोर्स ओपन नहीं करें, लेकिन सब एक होकर, मैं ये नहीं कह रही कि सब उससे बात करना बंद कर दें, लेकिन पैम्पर करके उसको गलत प्रोग्रामिंग ना करें कि अच्छा यहाँ नहीं बात पूरी हो तो यहाँ से बात पूरी करा लो। तो वैल्यूज हमें देनी है ना। लेकिन ये बात जब बच्चे छोटे हैं, है ना, जैसे माँ ने स्ट्रिक्ट होके ऐसे किया, लेकिन जहां बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, और आज टीनेज थोड़ी जल्दी आ जाती है ना 10 साल के ऊपर टीनेज आ जाती है। तो जहां बच्चे थोड़े बड़े हैं, वहां थोड़ा इस सिचुएशन को दूसरे तरह से हैंडल करना। वहां आपको इस तरह की रिजेक्शन नहीं करनी, क्योंकि वो छोटा सा रिजेक्शन भी उनके दिल में घर कर सकता है, बिकॉज दे माइट फील इंसल्टेड, दे माइट फील रिजेक्टेड। लेकिन कई बार हम घर में जो छोटा बच्चा होता है, हम कहते हैं अरे बच्चा ही तो है, सीख जाएगा ना। लेकिन उसी टाइम अगर उसको सिखाया जाए, सब एक होके उसको समझाएं कि चोरी करना, झूठ बोलना, या जो भी आपने अभी देखा, उस तरह से हम जो भी सिखाते हैं, तो वो बच्चा सीखता है। ऐसा नहीं सोचें बच्चा ही तो है, आज क्या हो गया, एक रबड़ अपने फ्रेंड का उठा लाया तो नहीं। मेक श्योर कि कल ये वापस होना ही चाहिए। इजी नहीं ले, नहीं तो इसी तरह आदतें पड़ जाती हैं, बचपन से ही वो संस्कार पड़ जाते हैं। तो इनकलकेट वैल्यूज इन योर चिल्ड्रन राइट फ्रॉम व्हेन दे आर वेरी स्मॉल।
ऐसा नहीं, मैंने अधिकतर देखा है पेरेंट्स में, स्पेशली आज के पेरेंट्स में, सब पेरेंट्स नहीं, लेकिन छोटा बच्चा है तो होमवर्क करना क्या ज़रूरी है, छुड़वा देते हैं। कौन सी इसकी MBA BA की पढ़ाइयाँ हैं, बड़े भी कह देते हैं, माँ भी सोच लेती है, छुट्टी भी कितनी कराते हैं। और इस वजह से क्या होता है, उसमें संस्कार पड़ जाता है होमवर्क को सीरियसली ना लेने का, छुट्टी कर लेने का, सिचुएशन से भागने का ना। तो बच्चों की बचपन से पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें, इस बात का ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। बच्चा मान लीजिए चलना सीख रहा है, वेरी स्मॉल टॉडलर, 1 साल का 1.5 साल का है। जनरली हम क्या करते हैं, जब वो चलना सीखता है तो आपने देखा होगा, चलेगा और वो थोड़ा सा गिर जाएगा, किसी चीज से टकरा जाएगा, चला और टकरा गया मान लीजिए टेबल से, और हम क्या करते हैं उसको चुप कराने के लिए, टेबल को मारते हैं, जमीन को मारते हैं, चींटी को मारते हैं और उसको चुप कराते हैं और वो हंसने लगता है। अब ये बताइए, क्या टेबल बीच में आई थी या वो गलत चल के टेबल के पास गया था? है ना, वो तो टेबल तो नहीं आई थी, लेकिन हमने उसको प्रोग्रामिंग क्या करी, गलती टेबल की थी, तेरी नहीं थी। सिर्फ किस लिए, बच्चा छोटा है, खुश हो जाएगा। लेकिन उसको धीरे धीरे हर बात पे जब हम दूसरे की पिटाई कर देते हैं, हाँ, दूसरे को धमका देते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो बच्चे को लगता है जब भी वो हर्ट हुआ, गलती किसी और की है। चाहे वो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, पड़ोस में खेलने वाला बच्चा है, और उसकी ब्लेमिंग एटीट्यूड हो जाता है। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 10, 12, 15 साल का होता है, तब हम कहते हैं अब तो ये बड़ा हो गया, इसको समझाना पड़ेगा। और जब उसको समझाते हैं तो बच्चे के मन में आता है, आज तक तो मेरी मम्मी कभी मुझे नहीं डांटती थी, मम्मी को मैं ही सही लगता था, और आज मम्मी को किसी ने कहा तो मैं ही गलत लग रहा हूं, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, पापा मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग करी किसने थी? बच्चे को शुरू में तभी समझा देते, बेटा यहां से जाना है, तो बात ठीक थी ना, क्यों दूसरे पे ब्लेम लगाना है? तो ये भी छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमारी कही हुई बातें क्या उनके मन में घर करते हैं। लेकिन आज वैल्यूज के लिए देने के लिए टाइम किसके पास है? माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आज के महंगाई के टाइम पर दोनों को काम करना पड़ता है, और दोनों में स्किल्स हैं तो उन दोनों को करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये भी हमें ध्यान करना है कि जब बच्चा छोटा है तो हम गैजेट्स के साथ, अब जिसके साथ रहेंगे वही वैल्यूज तो उनके अंदर आएंगी ना। जो गेम्स खेलेंगे जिसके अंदर रेसिंग है, वायलेंस है, शूटिंग है, हम खुद दिला के लाते हैं ये सब चीजें, बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं जिससे हम काम कर सकें। लेकिन ये जिसके संग में रहेंगे वही संस्कार तो आएंगे। हम कहते हैं हमने तो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, आपके साथ बच्चे रहे कितना है? ज्यादा तो वो टेलीविजन के साथ रहे, मोबाइल के साथ रहे, और फिर उनको आदत पड़ गई, क्योंकि वहां पे जो अट्रैक्टिव चीजें वो आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ होमवर्क है, खाना है, वो बातें हैं जो उनको पसंद नहीं है, और बाकी चीजों में सब अट्रैक्टिव चीजें हैं। तो हम अपने आप ही बच्चे को दूर कर देते हैं गैजेट्स को यूज उनको देकर। जितना टाइम हो सके अपना समय लगाइए, और इसके लिए शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अपने जॉब पर भी करना पड़े, है ना। एंड इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कई बार हमारा जॉब ऐसा होता है, कई बार कंडीशन घर की ऐसी होती है कि आपको करना ही पड़ता है काम। लेकिन वहां पर इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि हम कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट बच्चे के लिए जरूर करें कि जिससे वो गैजेट्स पे, मोबाइल्स पे कम टाइम स्पेंड करें। वी कैन टॉक विद मशीन्स बट नॉट विद ईच अदर। आज ऐसा ही हाल हो रहा है, अपने अपने गैजेट के साथ हम सब खुश हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मैसेजेस पे ही बात करते हैं। और इसका असर जो आ रहा है वो फैमिली पर भी आ रहा है, हमारे रिश्तों पर भी आ रहा है ना। ये समय है जब हम कभी एक साथ बैठ के खाना खाते थे, हमारे बचपन का समय, जब कोई गैजेट नहीं होता था टेबल के ऊपर। लेकिन आज ये वो समय है, मैं कई बार पूछती हूँ आप साथ बैठते हैं? हाँ, तो सब कहते हैं हाँ जी हमारा फैमिली टाइम है, हम साथ बैठते हैं। फिर मैं पूछ लेती हूँ साथ में आपके कोई स्क्रीन भी होता है? वो इडियट बॉक्स खुला होता है? क्योंकि अगर वो खुला है तो आप साथ होते भी साथ नहीं हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है कि हम साथ में हैं
लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारा मन, दिमाग और भावनाएं तो जुड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर या हमारे काम पर। खाना खा रहे हैं लेकिन साथ में टेक्सटिंग कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं। आज मैं आप सभी पेरेंट्स को ये बात कहूंगी, क्या हमारा स्क्रीन फ्री भोजन हो सकता है? इज इट पॉसिबल? कौन कौन समझते हैं? अपने अपनी लाइफस्टाइल को देखें, अपने अपने काम को देखें। क्या आपका भोजन स्क्रीन फ्री हो सकता है? तो हाथ खड़ा कीजिए। सिर्फ एक दूसरे को देखकर नहीं करिएगा, आप अपनी बात करिए। आपका भोजन स्क्रीन फ्री हो सकता है, ये मत सोचिए नहीं हस्बैंड तो फोन छोड़ते ही नहीं, वो आपके कहने से नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ सकते हो क्या? तो वो हाथ खड़ा करे। सब हाथ अपने। माता जी आप बिना स्क्रीन के नहीं रह सकते? सबसे आगे बैठे हैं, नहीं रह सकते? क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ नहीं आया। बाकी सब हाँ स्क्रीन के बिना रह सकते हैं। आज यहां से ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे अपने साथ कि हम आज से स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन, वो टैबलेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टेलीविजन हो, XYZ कुछ भी हो, स्क्रीन देखते हुए भोजन नहीं करेंगे। पॉसिबल है? और फोन को टेबल पर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आप टेबल पर रखेंगे, कहीं इंपॉर्टेंट कॉल ना आ जाए तो आपके बच्चे भी टेबल पर रखेंगे। आप उनको नहीं कह सकते कि नहीं मेरा तो इंपॉर्टेंट है। हर एक का अपने लिए इंपॉर्टेंस है। आपके लिए अपना बिजनेस इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अपने काम इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम, राइट? तो अपने फोन को एटलीस्ट तब के लिए साइड। आई अंडरस्टैंड आज काम ही सारे फोन पे हो रहे हैं, पढ़ाई सारी फोन पे हो रही है, तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मील्स शुड बी एटलीस्ट स्क्रीन फ्री। और ये छोटा सा ही चेंज आपको बहुत हेल्प करेगा। आज देखिए, नहीं तो क्या हो रहा है, हमारी बराबर वाली कुर्सी पे जो हमारा फैमिली मेंबर बैठा है, चाहे हमारे घर के बड़े हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, है ना, उनके जीवन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हाँ, उनके दोस्तों को पता है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, हमारा इंटरेस्ट भी किस में है? इस रील में है, इस वीडियो में है, इस सीरियल में है। उसके बारे में जानने में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। तो हम अपने को भी चेक करें, थोड़ा त्याग हम पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलतियां बच्चों के अंदर ही हैं, कहीं ना कहीं वो गलतियां गई तो हमसे ही हैं ना। तो बचपन में, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हों, बचपन में मोबाइल दिखा के खाना मत खिलाइए। मुझे भी किसी ने गाइड किया था कि बच्चा, मेरा बड़ा बेटा खाना नहीं खाता था, गस्सी उसके अंदर चलती ही नहीं थी और मैं बड़ी बड़ी देर लगी रहती थी इधर उधर घुमाने में। तो मुझे भी गाइडेंस दी गई, कंप्यूटर ऑन कर दिया करो। तब मोबाइल इतना नहीं था, वो तो मैं दूर रखती थी, लेकिन टेलीविजन चला दिया करो, मैं भी कर देती थी। और वो खा भी लेता था, उसको पता भी नहीं लगता था। और मैं भी स्मार्ट मम्मी की तरह, खाना खत्म हुआ, टीवी बंद, मेरा तो काम हो गया। लेकिन वो कुछ टाइम ही चलता है, फिर बच्चे भी स्मार्ट होते हैं। वो सोचते हैं अगर ये गाल की गस्सी खत्म हो गई ना तो ये टीवी बंद हो जाएगा, फिर वो खाना बंद कर देते हैं। और अगर आप ज्यादा पुश करते हो, खा तो लेते हैं लेकिन टीवी आपको बंद करने नहीं देंगे। और फिर घर में कलेश शुरू होता है, वो रोना शुरू हो जाते हैं जब टीवी बंद, छोटे छोटे बच्चे। और मेरे घर में भी ऐसा ही सीन होना शुरू हुआ था। और मैं कहूंगी उस टाइम पर एक बहुत बड़ा डिसीजन हमने लिया था। हमने अपने घर से टीवी निकाल दिया था, क्योंकि उस टाइम मोबाइल्स तो बच्चों के पास नहीं होते थे, हमारे पास भी स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। आज से 15-17 साल पहले की बात बता रही हूँ। 17 साल से हमारे घर में टेलीविजन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप भी निकाल दीजिए, टेलीविजन निकाल देंगे तो आज तो मोबाइल है हाथ में और बहुत कुछ है, लैपटॉप है। आज टेलीविजन वैसे भी कौन देखता है, लेकिन जिस समय टेलीविजन था हमने वही निकाल दिया था। हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म हमने हर एक का सुना, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है कि टीवी बंद कर दिया, लेकिन जरूरी था भाई, क्योंकि बच्चे जब मानते ही नहीं तो बहाने से कट कर दिया। और उसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट निकला, इतना पॉजिटिव रिजल्ट निकला कि हमारे बच्चों ने बचपन में टीवी नहीं देखा। वो बात अलग है, अब कुछ साल से उनका पर्सनल मोबाइल है तो वो देखते हैं, लेकिन बचपन में उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा, उन्हें क्लासेस में इन्वॉल्व रखा, क्योंकि मेरे को भी बाहर जाना होता था काम के सिलसिले में, तो इन्वॉल्व इसमें रखते थे। नहीं तो हम बाहर काम कर रहे हैं और वो टेलीविजन देखते रहते थे। तो अपना भी त्याग किया कि हम वैसे भी कम देखते थे देखा। और सबसे ज्यादा इसमें कहूंगी मेरी मदर इन लॉ ने हेल्प करी।
मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम केबल का तार रखेंगे, लेकिन आप सिर्फ तब देखोगे जब बच्चे स्कूल गए होंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे। तो शुरू में उनको हेजिटेशन थी, लेकिन जब कुछ दिन टाइम चेंज किया तो शी एडजस्टेड, कहते हैं हाँ। और सबसे मजे की बात, शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा मुझे मेरे पोते वापस मिल गए, नहीं तो मेरी सुनते ही नहीं थे, टीवी देखते रहते थे। अब दादी से कहानियां सुनने लग गए, दादी के साथ उनका कनेक्शन बढ़ने लगा। तो जब उन्हें भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दिया तो 1 साल बाद उन्होंने कहा इस तार को ही हटवा दो, मुझे भी नहीं देखना टेलीविजन। और आज दिन तक हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप हटाओ, लेकिन कुछ करना पड़ेगा जिससे कि बच्चे मतलब कहीं और इन्वॉल्व कीजिए उनको। रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ, बट डेफिनेटली जब बच्चे थोड़े टीनेज में आते हैं, आज उनको पर्सनल फोन चाहिए होता है, क्योंकि हम अपने कामों पर होते हैं और उनको होमवर्क्स जो करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, मतलब कोई गैजेट तो चाहिए, चाहे लैपटॉप लेंगे चाहे मोबाइल लेंगे। क्योंकि अगेन मैं यही बात कहूँगी, हर बीज अलग है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, वो भी इतने साल पहले का। मैं ये नहीं कह रही आज के समय में आप ऐसा करें, राइट? तो किसी के साथ कुछ काम करता है, किसी के साथ कुछ काम करता है, सुने सबकी, लेकिन हमारी सिचुएशन में क्या हमारे लिए बेस्ट है, हमारे घर परिवार के हिसाब से क्या बेस्ट है, मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या बेस्ट है, वो हमको अपने आप से डिसाइड करना। बट येस, डेफिनेटली जो हो रहा है वैसे होने ना दें, उसके लिए कुछ एक्शन जरूर लें। और जब टीनेजर्स आज मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, तो ये रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की स्टडी बताती है कि जो बच्चे ज़्यादा, वैसे तो ये सबके लिए ट्रू है, लेकिन स्पेशली टीनेजर्स पर ये स्टडी करी गई कि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं उनको एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, घबराहट ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं अच्छा मेरा फ्रेंड अमेरिका गया, मेरे पापा तो मुझे यहाँ इंडिया में भी कहीं नहीं लेके जाते, तो मन में उदासी आती है और अंदर से लगता है क्या जिंदगी है मेरी, कुछ भी खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में, है ना। जबकि ये नहीं पता कि वो अमेरिका गए हैं, पता नहीं क्या पता कर्जा लेकर गए हो, है ना, और गए भी हैं। तो हमें किसी की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करना, है ना। लेकिन कई बार हम पेरेंट्स भी, हम बड़े भी, मैं कितने बड़ों से भी बात करती हूँ तो भी कहते हैं हमारा भी मन छोटा हो जाता है जब हम देखते हैं किसी की फोटोज, है ना, इतनी अच्छी अच्छी लगे हुए, तो हमें लगता क्या है, हमारी जिंदगी तो बड़ी रूखी सूखी सी है, कुछ है ही नहीं, हम तो कहीं जाते ही नहीं है, हमारी तो बस रोजी रोटी कमाने में ही जिंदगी निकल गई, वो देखो कितना एंजॉय करते हैं। तो ये जितना हम सोशल मीडिया में दूसरों की लाइफ के स्टेटस देखते रहेंगे, कहीं अपने मन के स्टेटस को कम करते रहेंगे। तो यूज योर टाइम वाइजली, क्या देखना है क्या नहीं देखना। हर हंसी के पीछे क्या गम है वो हमको इंस्टा पे दिखाई नहीं देता है, राइट? तो क्या खुशी, क्या गम को छुपाने के लिए वो ये वाली खुशी अपनी लाइफ में बड़ी करके दिखा रहे हैं। और किसी ने रोता हुआ चेहरा डाला है क्या कभी फेसबुक पर? फिल्टर्स लगा के, और अपने अच्छे अच्छे चेहरे ही हर कोई डालता है, और फिर हम अपनी सूरत को देखते हैं, हम कहते हैं क्या है, कुछ भी तो नहीं है हमारे जीवन में। सो इसलिए हम खुद भी इस लहर में ना आए और अपने बच्चों को भी उस तरह से एजुकेट करें। बॉडी इमेज इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगेन कंपैरिजन, कंपटीशन, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरे एप्स नहीं हैं, मेरे सब मजाक बनाते हैं ना। लेकिन अभी देखेंगे इस चीज़ को भी हम कैसे डील करें। लेकिन जो बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं तो ये सब चीज़ें, साइबर बुलिंग, ये भी आज बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चों के स्कूल में एक बार ये सेशन हुआ साइबर क्राइम के ऊपर, तो डॉक्टर रक्षित टंडन ने, बहुत बड़े हैं वो साइबर क्राइम के स्पेशलिस्ट, उन्होंने इस सेशन को लिया और बहुत कुछ मुझे उसमें जानने को मिला। और उन्होंने बताया इस बात को, इसी स्कूल के उन्होंने बच्चों के भी सेशन लिए, काउंसलिंग ली, इसी स्कूल के उन्होंने बताया, ये भी आज से 6-7 साल पहले की बात है, कहते 30% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हैं एंड देयर पेरेंट्स डू नॉट नो। ये कमिट किया है बच्चों ने, एक एक बच्चे के साथ उन्होंने बैठ के काउंसलिंग करी। और उस स्कूल के, उस समय की बात बता रही हूँ, आज से 6-7 साल पहले, आज तो और ही बुरा हाल होगा। और बच्चों ने खुद बोला हमारे मम्मी पापा को नहीं पता। क्यों नहीं पता मम्मी पापा को? क्योंकि डरते हैं कहीं मम्मी पापा को पता लग गया हमसे गलती हो गई,
क्योंकि भावनाओं में आकर कोई गलत पोस्ट कर देते हैं, कई गलत किसी से दोस्ती बढ़ा लेते हैं, है ना, कुछ गलत कर बैठते हैं, और फिर कोई सामने वाला उनको ब्लैकमेल करता है, तो दे डोंट हैव एनी प्लेस जहां वो अपने मन की बात को कह सकें। आपको नहीं लगता कि वो जगह हम होने चाहिए उनके लिए, कि वो हमें आके कहें, इस सिचुएशन को सामने लेकर आइए कि आपके बच्चे से कोई बड़ी गलती हो गई जिसको वो बहुत बड़ी समझ रहा है, कि हो सकता है मम्मी पापा को पता लगे तो खैर नहीं बस मेरी, क्या हो सकता है आई डोंट नो इवन। तब वो आपके पास आए तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा या आपका क्या रिएक्शन होगा? आर यू रेडी? आप तैयार हैं किसी भी अनहोनी के लिए? नहीं होते हैं हम तैयार। हम थ्योरी में कहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में वो बात आती है तो हमसे हजम नहीं होती। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों से कोई गलती हो, लेकिन गलती किस इंसान से नहीं होती है बताइए? तो क्या हम अपने बच्चों को वो एक कंफर्टेबल स्पेस दे सकते हैं? इतना हम आश्वासन दे सकते हैं, बेटा बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, वी आर हेयर, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और ये कम्युनिकेशन कब होता है? जो डे टू डे लाइफ में बातें हो रही हैं, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए, उन्हें दूर मत रखिए उन बातों से। दिस इज वॉट आई डू। मैं अपने बच्चों के साथ जो मुझे लेटेस्ट कोई खबर ऐसी मिलती है, मैं शेयर करती हूँ कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। और वो भी अपने पॉइंट्स ऐसे बताते जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो ऐसे सोचते होंगे। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जान के, एंड वी गो इनटू डीप डिस्कशंस, और बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, और ये भी पता लगता है कि वो कहाँ पर हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट इट, और उनके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो वो क्या करेंगे, उन्होंने पहले से क्या डिसाइड किया हुआ है, राइट? एंड आई ऑल्सो शेयर माई ओपिनियन। तो कम से कम एक पेरेंट का, वो अपने पापा के साथ नहीं बात करते लेकिन मेरे साथ बात करते, कॉलेज में क्या हुआ, अभी दोनों कॉलेज में आ गए हैं, तो कॉलेज में क्या हुआ, फ्रेंड्स ने क्या किया, किसने किसको टीज किया, किसने किसके साथ गलत बात करी, उसका क्या इम्पैक्ट आया, क्या न्यूज में कोई न्यूज ऐसी आती है ना, तो बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें, अपना ओपिनियन बताएं, डोंट ट्राई टू जज देम। अपना ओपिनियन बताएं कि ये चीज सुन के मुझे बड़ा खराब लगा या मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कशन कर रही थी तो ये बात हुई, ऐसे हुआ। कुछ करिए जिससे उनके अंदर की बातें थोड़ा वो आपके साथ ओपन हो। नहीं तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है ये बातें तो हम कर ही नहीं सकते अपने पेरेंट्स के सामने, वो क्या सोचेंगे, है ना? तो उनको वो कंफर्ट लेवल देना बहुत जरूरी है। दे शुड कम फर्स्ट टू अस अगर ऐसा कुछ होता है तो। और मोबाइल वगैरह से स्लीप पे तो फर्क पड़ ही रहा है। और कई बार बच्चे फिर ये सोचते हैं माँ बाप को कैसे बताएं, वो हमारी बात को समझेंगे नहीं, उनका जमाना कुछ और था और आज के जमाने में उनको हमारी बात समझ नहीं आएगी। होता है या नहीं होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कई बार अपने बचपन की बातें कौन सी बताते हैं? पता है जब हम तुम्हारी उम्र के थे हम ये करते थे, पता है मैं अपनी टीचर के साथ ऐसे करती, मतलब वी ट्राई टू शो देम यू आर नॉट राइट, वी वर राइट। हम डिसिप्लिन थे, हम तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हम तुमसे ज्यादा सिंसियर थे। आप सोचो कोई आपको कंपेयर कर करके बार बार बताए कि मैं आपसे अच्छा हूं, आप मेरे से कम हो, आप एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, बट यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि आप उसके सामने ये बातें सुन के इट्स एक्चुअली मेकिंग यू फील लो। आपको कुछ अच्छा तो नहीं महसूस करा रहे ना। तो जब हम कई बार बड़े इतरा के बोलते हैं, पता है मैं बचपन में ऐसे करती थी उसी बात को बताने का हमारा तरीका होना चाहिए जिससे हम उनको कुछ ऊपर उठा सकें। तो अपने शब्दों को भी बहुत अच्छे से यूज करना है, नहीं तो बच्चे समझते हैं हमारे माँ बाप का टाइम कुछ और था, ये टाइम वो क्या समझे, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि हम सारा टाइम कहते हैं हमारे टाइम में तो ऐसा था। तो इस गैप को ब्रिज करना है। क्या है जनरेशन गैप? इसको समझना भी है और इस गैप को ब्रिज भी करना है। लिसन व्हेन योर चाइल्ड टॉक्स। और ये बात शुरू होती है बचपन से, जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास में होता है। दे आर फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स। स्कूल से आते हैं, भागते आएंगे, उन्हें और किसी चीज से नहीं, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज वो हुआ। और माँ तो बहुत देर से इंतजार कर रही है किस चीज का?
बच्चे का नहीं कर रही, बच्चा आए मैं उसको खाना खिलाऊं, क्योंकि माँ का पेट तो तभी भरेगा जब वो बच्चा खाना खाएगा। माँ का एक ही लक्ष्य होता है जब से बच्चा पैदा होता है कि इसका पेट भरा रहे, है या नहीं? और जहां बच्चा खाना खा लेता है, माँ को लगता है आज मैं जंग जीत गई, मैंने काम कर दिया अपना। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, खाना खाने से पहले उसका पेट खाली तो करो, सुन लो 5-7 मिनट तो। वो जैसे ही बोलने लगता है, मम्मी का डायलॉग क्या होता है, अच्छा ये तेरी बातें बाद में सुनूंगी, पहले तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल के, मैंने खाना लगा रखा। मम्मी सुनो ना, मैंने कहा ना पहले वो। अब हमें भी अपना काम पूरा करना है, किचन समेटनी है, काम वाली आने वाली है, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चे को क्या पता। अब उसको खाना खिला दिया, तब तक उसने भी टीवी पर कुछ देखना शुरू कर दिया, कुछ कार्टून चल गई, कुछ दिमाग इधर उधर हो गया, फिर वो खेलने चला गया। और ना हम पूछते, हम कहते हैं बेकार की बातें करता रहता है, ये किया वो किया, ये क्या, बच्चे हैं, बच्चों की बातें करते हैं। अब वो शुरू में वो मम्मी के पीछे पीछे घूमता है, मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना, मम्मी कहती चुप पहले खाना खाओ। फिर जब वो कहीं 12, 13, 14 साल का होता है, फिर मम्मी पीछे पीछे घूमती है, कहाँ गया था, क्या करा आज को स्कूल में, देर कैसे हो गई, आज क्या स्कूल में हुआ था। अब बच्चा इज नो मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि जब वो बताता था आपने सुना नहीं, उसकी अब हैबिट छूट गई। और अब तो वैसे ही उसकी कुछ बातें ऐसी हैं, उसको पता है मम्मी को पसंद तो आनी नहीं है, तो इसलिए उसे बताना ही छोड़ देता है। हो रहा है या नहीं हो रहा? तो प्लीज सुनिए अपने बच्चे की बात, और जब सुने तो सिर्फ सुनिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने गलतियां करी हैं। मेरा छोटा वाला जब आता था, सीढ़ियों से ही बोलता चला आता था, और मैं कहती थी चुप कर, अब तो पहले खाना खा। और जब वो बातें मतलब सुनती भी थी, उसी चीज से मैंने, जब बहुत छोटे थे तब मैं स्पिरिचुअल ज्ञान में आ गई थी, और मुझे इस ज्ञान से, राजयोगा मेडिटेशन से और इस नॉलेज से बहुत हेल्प मिली। जो सबसे बड़ी मुझे 2 चीज़ों में हेल्प मिली, एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में, और एक एज अ पेरेंट एक्सेप्टेंस लाने में और अपनी पेरेंटिंग को सुधारने में। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब समझा कि भगवान हम बच्चों को कैसे एक्सेप्ट करता है और हमें कैसे नर्चर करता है अपनी शिक्षाओं से, कैसे सजाता है, चाहे हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमा भाव, वो प्यार की भावना, अंडरस्टैंडिंग, वो धीरे धीरे ऐसी डेवलप होती चली गई कि मैंने देखा कि एज अ पेरेंट मेरे पास रोज कुछ सीखने के लिए था, और रोज कुछ इम्प्रूव करने के लिए था, और रोज कुछ अपनी गलती देखने का भी नजरिया आया कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसी माँ थी, मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि जो गलतियां करी हैं वो सबके सामने हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से सीखा हमने। मैं एक ऐसी मदर थी जो बड़ी पॉजिटिव थी। मेरा बच्चा ना, ये कुछ ज्यादा था कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए और यही खाना खाना चाहिए। डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पाला था, और हमें लगता था यही परवरिश राइट है, क्योंकि हम अच्छे बने उस चीज से। तो अगेन बट जनरेशन का फर्क तो होता है ना। तो मैं कभी कभी पिटाई भी कर देती थी, और मेरा हाथ बहुत जल्दी उठ जाता था छोटे छोटे बच्चों पर, क्योंकि छोटे बच्चों को पीटना तो ऐसा लगता था मैं नहीं समझाऊंगी, मैं नहीं करूंगी तो माँ का फर्ज पूरा कैसे करूंगी, ये तो सुनेंगे नहीं, ये तो खाएंगे नहीं, क्योंकि घर वाले पैम्पर करेंगे, और मुझे तो घिया तोरी भी खिलानी है। तो जबरदस्ती कैसे भी करके जो मुझे खिलाना है, जैसा मुझे बनाना है, आई यूज टू डू दिस। लेकिन जब बड़ा वाला 5 साल का था, तब मैं स्पिरिचुअल नॉलेज में आ गई थी। हाँ, तो उन बेचारे बच गए, नहीं तो पता नहीं और कितनी पिटाई खाते। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, हर बच्चा आपके लिए एक वो नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा करना है, लेकिन हर बच्चा एक बीज है जिसको समझना है कि मुझे हर बच्चे को अलग तरीके से नर्चर करना है। सो लिसन व्हेन योर चाइल्ड टॉक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेशली बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो, एडवाइस ना दो। मान लो बच्चे ने आकर कहा आज मैंने ना, पता है, उसको पिटाई कर दी, मैंने उसको धक्का दे दिया, और बस हम शुरू हो जाते हैं, मैंने तुझे ये सिखाया है, ये कोई तरीका है, उसके लग जाती तो, टीचर बुला लेती तो, आज के बाद ये नहीं करना। अरे सुनो तो सही, अच्छा धक्का दे दिया, क्यों दिया, क्या हुआ था,
पूछो उससे, बोलने दो, उसके अंदर की तो निकलने दो। नहीं तो अगेन हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं, मम्मी को इतना बताना है, बाकी सब नहीं बताना है क्योंकि ये तो उनको पसंद नहीं है। हम खुद ही करते हैं गलतियां। तो लेट देम स्पीक। चाहे बच्चा जब 12, 15, 17, 18 साल का भी हो गया है, कुछ उसके साथ बात हुई है, बोलने दो उसको। आप ना हाँ बोलो ना बोलो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। जज मत करो उसको, सिर्फ सुनो। बहुत बड़ा आप उसको हेल्प करेंगे कि आप बिना एडवाइस के सिर्फ उसकी सुनेंगे तो। और अंदर से भी जज मत करो, ये गलत था, इसको ऐसे करना चाहिए था। अरे समझो ना उसकी सिचुएशन क्या थी, उसने जो सही समझा वो किया। एक्सेप्ट दैट, उसको अप्रिशिएट करो। आई अंडरस्टैंड सिचुएशन टफ थी, बट यू हैंडल द बेस्ट वे यू कैन। और फिर बच्चे पूछते हैं, जब आप उनको एक्सेप्टेंस देते हैं तो उधर से बच्चे भी पूछते हैं, आप होते तो क्या करते। देन यू कैन से, हाँ मैं होती तो मैं शायद इसको ऐसे करती, है ना। बट डोंट से आपको ऐसा करना चाहिए था। यू कैन गिव देम आइडियाज, लेकिन डोंट इम्पोज योर आइडियाज ऑन देम, क्योंकि गलत हम भी हो सकते हैं। ये हमारी सोच है कि ऐसा करना चाहिए था, राइट। तो रिस्पेक्ट करें उनके ओपिनियंस को, उनके व्यूज को, उनकी एज को, उनके डिसीजंस को। क्रिएट दैट इमोशनल बॉन्ड जिससे कि वो आपके साथ कनेक्ट हो पाए। गिव देम अनकंडीशनल लव एंड एनकरेजमेंट। पैम्परिंग नहीं करनी है, लेकिन प्यार जरूर देना है ना। डांट भी हम बहुत देते हैं पेरेंट्स, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ उसको लव के साथ बैलेंस भी करें, उनको एनकरेज भी करें। मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, ये भी मैंने परमात्मा से सीखा। आप कहेंगे परमात्मा आपसे पर्सनल मीटिंग करने आते हैं, लेकिन हम जो स्पिरिचुअल क्लास सुनते हैं, ये टेक्निक मैंने वहां से सीखी। एक्ट विद टैक्ट। क्या है ये एक्ट विद टैक्ट? ACT। आप अगर बच्चे में कोई कमी देखते हैं तो A का मतलब अप्रिशिएट, कुछ तो अच्छा है ना बच्चे में भी, उसके लिए उसको अप्रिशिएट करो। यू नो दिस थिंग आई रियली लाइक अबाउट यू। मे बी आप कह सकते हैं जो क्वालिटी है उसके हिसाब से कि व्हेन आई वाज योर एज तो मैं ऐसा नहीं कर पाती थी, बट यू कैन डू इट, या आप ऐसे हो, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सी करेक्शन। बस लेकिन ये छोटी सी चीज मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसा कर सकते थे, थोपना नहीं है, ऐसा कर सकते थे, मुझे ऐसा लगा, दिस इज माई ओपिनियन। और फिर T, ट्रस्ट। उनका अगर हाथ में हाथ लेके उनको विश्वास दिला सकते हैं, आई नो यू कैन डू इट, मुझे पता है ये है ही आपके अंदर। भगवान हमें ऐसे ही सिखाता है, पहले बहुत महिमा करता है हमारी, फिर लेकिन करके कुछ समझाता है, फिर उसके बाद कहता है आप तो हो ही ऐसे, आप तो हो ही बहुत अच्छे, बने बनाए हो। तो ये टेक्निक जो है ना एक्ट की, बहुत बहुत यूजफुल, हर रिलेशन में काम आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम माता पिता हैं, बच्चे में 10 अच्छाई है लेकिन 2 बुराई है, तो वो 2 बुराई खटकती है हमको। वी वॉन्ट परफेक्ट चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। हम ये नहीं चाहते इसके अंदर ये कमी रह जाए तो इसके वजह से इसको लेटर ऑन कोई फेलियर फेस करना पड़े, कोई दुख का सामना करना पड़े। इंटेंशन हम सब माँ बाप की अच्छी होती है, लेकिन कई बार तरीका जो है, आज बच्चे इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है। यू नो क्या डिफरेंस मैं आज महसूस करती हूँ। हमें कोई कहता था ना तू ये नहीं कर सकती, तो हम सोचते थे करके देखती हूँ कैसे नहीं कर सकती, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और आज अगर आप बच्चों को कहो ना तेरे बस की नहीं है करना, तो स्वीकार कर लेते, कहते हैं हाँ मैं तो नहीं कर सकता, वो करना भी नहीं चाहते। आपने और लेबल दे दिया उनको, ठप्पा ही लगा दिया, तू नहीं कर सकता, वो कहते हैं हाँ मैं नहीं कर सकता। तो आज वो चैलेंज नहीं ले पाते उस तरीके का, हम ले लेते थे। तो आज उनको इस तरह से नहीं बोलना है, आज उनको ट्रस्ट दिखाना है, नहीं यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट, सो गिव देम दिस। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम उनको अनकंडीशनल लव ना बचपन में तो देते हैं, बट जैसे ही वो टीनेज में आते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है उनसे। हम समझते हैं अब तो तुम्हारी ये उम्र हो गई, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए, अब तुम छोटे तो नहीं रहे हो ना। बट प्रॉब्लम टीनेज के साथ क्या होती है, वो ये नहीं समझ पाते किस चीज के लिए हम छोटे नहीं रहे हैं और किस चीज के लिए
हम बड़े नहीं हुए हैं। बिकॉज मेनी टाइम्स जहां वो समझते हैं अब हम बड़े हो गए, वी कैन टेक डिसीजन, हम कहते हैं तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। और जहां पर हमें वो समझते हैं हम तो छोटे, हम तो बच्चे, हम कहते हैं अब छोटे नहीं रहे हो तुम। तो दे आर ऑलवेज कंफ्यूज, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। जब हम बड़ों की तरह चाहते हैं हमें फ्रीडम मिले तो आप कहते हो बड़े नहीं हुए हैं, और हम जब आपसे कुछ उम्मीद लगाते हैं तो अपने आप करो तुम छोटे नहीं रहे हो। तो ऐसा कभी चीजें होती हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगी कि जिससे उसमें भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाएंगे। मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट है, 6 तारीख है। ओके सर, ओके। स्कोर की एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूँ तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट। पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूं, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे। एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूं और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो। यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। खामोशी का पहरा हटा। I love you, पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। कहीं हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको अपने आप से? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा जब छोटा होता है हम फटाफट उसे गोद में उठा लेते हैं, कंधों पे चढ़ा लेते हैं, किस करते हैं, प्यार करते हैं, चीज़ दिलाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे परफेक्शन की बढ़ती चली जाती है। लेकिन बच्चा तो आज भी वो हमारा ही है ना, है ना। वो शरीर से बड़ा हो गया, दिमाग से बड़ा हो रहा है दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए तो अभी भी बच्चा है ना। तो क्या वो प्यार एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है ना। और कई बार ऐसा होता है माँ तो फिर भी प्यार एक्सप्रेस कर देती है, फादर्स थोड़ा कम कर पाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा थोड़ा ज्यादा प्यार दे दें और हम बच्चों को बात करके समझाएं। ठीक है, एक पेरेंट कई बार होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं वो प्यार नहीं करता। और ये जो सिचुएशन दिखाई है कई घरों में होती है, यहाँ माँ का रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को ये जताना, ये बताना, ये रियलाइज कराना, नहीं योर फादर लव्स यू अ लॉट। क्योंकि ऐसा नहीं है, हर एक का अपना प्यार करने का तरीका है, राइट। और कहीं फादर्स को भी ये समझना है कि ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया है उसको अब और ज्यादा जरूरत है, बच्चा हो या बच्ची हो।
दोनों को। बड़े हो जाते हैं तो हम उनको हग करना बंद कर देते हैं। चलो ठीक है, हग नहीं करो, अरे पीछे से थोड़ा सा बाल ऐसे कर दो, थोड़े कंधे पे टैप कर दो, है ना। थोड़ा थोड़ा एक टच जो है बच्चों के साथ, वो एहसास, आपके टच में बहुत शक्ति है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखना, उनको 1-2 बार दिन में से टच करना, कभी कभी हग भी करना, किस भी करना, कि उनको लगे, क्योंकि ये कौन करेगा उनके साथ, है ना, ये कौन करेगा, कि हम ही तो कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैं ऐसा समझती हूँ कि जनरेशन गैप नहीं है, बट एक्चुअली एक कम्युनिकेशन गैप है ना। हमारी बातचीत शायद उस तरीके से नहीं हो पा रही है जो कि बच्चे समझते हैं, माँ बाप हमको नहीं समझते। और माँ बाप हमेशा अक्सर ये कहते हैं, तुम माँ बाप बनोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा। हमें भी तब तक नहीं समझ में आया था, तुम क्या जानो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। बट वी नीड नॉट टेल देम, या उनको ये जताने की जरूरत नहीं है हम क्या करते हैं, लेकिन हाँ प्यार से, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं हमें अपने बच्चों को हर दुख से दूर रखना चाहिए। मान लीजिए हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चों को नहीं बताते क्योंकि छोटे हैं ना, इनको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है हमें, लेकिन हम उनको बताते ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। या मान लीजिए हमारे ऑफिस में कोई बॉस के साथ कुछ इशू चल रहा है, हम उनको दिखाते हैं सब कुछ ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, आपको क्या चाहिए वो बताइए, हम प्रोवाइड करेंगे। एंड देन दे फील लाइफ बड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, उनके पास बहुत आज़ादी होती है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास फ्रीडम है, चॉइस कर सकते हैं। हम ही बंधे हुए हैं बस। मम्मी कहीं भी जा सकती है, पापा कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ही परमिशन लेनी पड़ती है। बचपन कितना खराब होता है। लेकिन मैं कहती हूँ बच्चों के साथ सब बातें नहीं, बट अकॉर्डिंग टू देयर एज यू मस्ट शेयर। आज का दिन कैसा रहा, कभी कभी शेयर करें। आई रियली हैड अ टफ डे, यू नो, आज ये भी प्रॉब्लम आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, फिर मैंने ऐसा करने की कोशिश करी। उन्हें लगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना ये एक नॉर्मल बात होती है। हर एक के साथ प्रॉब्लम्स आती है, हमारे मम्मी पापा के साथ भी आती है। वो जब छोटे थे तब भी आती थी, आज वो बड़े हो गए तो भी आती है। राइट? लाइफ ऐसा कोई फूलों का बगीचा नहीं है, और इसीलिए बचपन में उन्हें वो हार्डशिप्स का पता नहीं लगता। थोड़े बड़े होते हैं जब हमसे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कभी किसी ने बुली किया, टीज किया, ह्यूमिलेट किया, या कोई और इशू आ गया उनके साथ, उनको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। मम्मी पापा के साथ तो कभी नहीं होती ना ये प्रॉब्लम। इट इज इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद देम कि नहीं, हमें भी इमोशनली कभी कुछ बुरा लगता है, हमारे साथ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इस तरह नहीं बताएं कि अपनी शेकी दिखाएं, मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, मैंने ऐसे डील किया, अगेन फिर उनको नीचा दिखा देते हैं। वी हैव टू कम टू देयर लेवल, राइट? ये हमें अपने आप से जज करना है किसी भी सिचुएशन में। और हम ऐसा नहीं, स्टिल डेट कई बार मुझे लगता है मुझे ये बात ऐसे नहीं ऐसे कहनी चाहिए थी, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। एंड आई चेक एंड चेंज, क्योंकि जैसे ही वो सामने से मुझे कुछ एक रिस्पॉन्स मिलता है तो वो समझ आ जाता है, या किसी बात का कुछ असर नहीं हुआ तो समझ आ जाता है नहीं इस बात को ऐसे कहना चाहिए। तो वी कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग एज अ पेरेंट। लेकिन जहां हमारा मन उसके लिए खुला है, दिमाग खुला है उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि समय के साथ चीजें बहुत बदल रही हैं। एंड इफ वी कीप कंपेयरिंग थिंग्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इन आवर चाइल्डहुड, वो टाइम ही नहीं रहा है भाई, वो टाइम ही नहीं रहा है। हम कूलर में पंखों में रह सकते थे, आप अपने बच्चे को रखेंगे उसको स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आज वो टाइम नहीं है, डिफरेंट है, राइट? तो उस हिसाब से हमको समय के हिसाब से खुद को एडजस्ट करके चलना है, बिकॉज वी आर मोर इमोशनली एम्पावर्ड, और उनको एम्पावर हमने करना है।
नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। ये बात कोई नई नहीं सुन रहे हैं हम, बट स्टिल कहीं ना कहीं दूसरे का बच्चा जब अच्छा करता है, चाहे मैनर्स में, चाहे पढ़ाई में, चाहे स्पोर्ट्स में, एटिकेट्स में, कहीं ना कहीं कंपैरिजन आता है। वो सब चीज़ों में अच्छा है, तुमको भी तो मैं सब कुछ देती हूँ, तुम क्यों नहीं करते हो। कई बार हम आप अपने दो बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, कभी हम अपने बचपन से उनका कंपैरिजन करते हैं, कभी उनके कजन से उनका कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी, हो सकता है जिन पेरेंट्स ने बच्चों का सेशन अटेंड किया था उन्होंने सुना भी होगा ये मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन यही एक चीज है जिसने मेरी जिंदगी को बदला। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे कंपेयर नहीं किया किसी से, मेरे टीचर्स ने कभी कंपेयर नहीं किया, मैं उनकी आंखों का तारा थी, मैं ये कह सकती हूँ। दे यूज टू लव मी अ लॉट। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो एक कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं स्टेज फोबिया बहुत बुरी तरह वाला था, फोबिया वाला था, एंजाइटी वाला था। मैं शिवर करने लग जाती थी अगर प्राइज लेने के लिए भी स्टेज पे जाना हो तो, इस हद तक था। और बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, माइक पे बोलने की मेरी बहुत इच्छा थी बचपन से, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने की इच्छा थी, लेकिन डिबेट करना नहीं आता था। मुझे गाने का बहुत शौक था, लेकिन गाना आता नहीं था। मतलब इच्छाएं थी, और जब मैं किसी को देखती थी आई यूज टू एप्रिशिएट कि उसमें कितनी अच्छी स्किल है, उसके अंदर कितनी अच्छी गॉड गिफ्ट है, मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही हूँ। एनीवे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम ऐसा ही रहा। शादी के बाद भी बहुत कॉन्फिडेंस में कमी थी, अपनी बात को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। लेकिन जब आज से 15 साल पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई, तो यहाँ पर मैं आई थी अपने छोटे बच्चों के लिए, वो 5 और 3 साल के जब बच्चे थे उनके लिए कंसंट्रेशन टेक्निक सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए। लेकिन जब यहाँ आई तो दीदी ने कहा आपको कोर्स करना होगा। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे से प्रश्न पूछा, हु आर यू। मैंने कहा आई एम अ ह्यूमन बीइंग। और क्या बताऊं, बाकी तो उन्हें पता ही था, मेरा नाम वगैरह तो मैं बता चुकी थी, फिर भी पूछ रही हैं। तो मैंने कहा आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन बीइंग। मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं समझने आई हूँ, आप ही समझा दो क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग 2 शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। क्यों, मतलब मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ कि दैट रियली चेंज्ड माई लाइफ एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन जो शब्द है वो ह्यूमस शब्द से आया है। ह्यूमस मतलब मिट्टी, इसलिए मिट्टी का शरीर कहते हैं। ठीक है, सुना है हम सब ने। बीइंग जो है वो चैतन्य शक्ति, द कॉन्शियस लाइट, जिसके ना होने से जब कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं द लाइट हैज गॉन, है ना। आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, फलाना शरीर छोड़ के चला गया, मतलब शरीर अलग है लेकिन मैं वो शक्ति हूं। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो समझ में आया कि मैं ये नहीं हूं जिसकी मैं इतना कॉन्शियस रहती हूं ना। तो मैं तो वो डिवाइन लाइट हूं जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है। फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, यू हैव 2 फादर्स। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, मैंने वहां जाके 1-1 घंटे का कोर्स किया था डेली 7 दिन के लिए, लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा यू हैव 2 फादर्स। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। तो उन्होंने कहा देखो, शरीर के पिता वो जिनका नाम आप फॉर्म पे लिखते हो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, लेकिन आत्मा जो आप हो उसका पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, भगवान। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बचपन से कहते थे, सुनते थे मैं भगवान की संतान हूं, लेकिन नाम तो इन पिताजी का लिखते हैं। तो भगवान को तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन समझ में आया कि इनकी ये क्रिएशन है और उसकी ये क्रिएशन है, राइट। अब क्वेश्चन ये आया कि जब उस सर्वशक्तिवान की मैं क्रिएशन हूं, उसने मुझे बनाया है, तो उसने तो उसकी तो क्रिएशन फ्लॉलेस होनी चाहिए ना, पावरफुल होनी चाहिए। उसने मुझे शक्तियां क्यों नहीं दी। मैं बचपन से चाहती थी मैं स्टेज पे बोलूं, मैं उसकी तरह बोलूं, उसकी तरह दिखूं, ये करूं वो करूं, लेकिन मेरे को कभी उसने शक्ति नहीं दी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेल्प विच माई पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन गिव, उसने मेरा साथ नहीं दिया इस चीज में, कभी मुझे शक्ति नहीं दी। तो दीदी ने कहा कि सोच के देखो, पूरे विश्व में आपके जैसा जो आपकी तरह दिखता हो, आपकी तरह बोलता हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह हर काम करता हो, ऐसा कोई है तो लेकर आओ। मैंने कहा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दीदी ने कहा यही समझना है कि
आपको जैसा भगवान ने बनाया है वैसा दूसरा सैंपल सारी दुनिया में नहीं बनाया है। जो वो कर सकते हैं, जैसा वो बोल सकते हैं, वैसा आप नहीं बोल सकते। लेकिन जैसा आप बोल सकते हो और आप काम कर सकते हो, वैसा भी सारी दुनिया में दूसरा नहीं है जो कर सके। यू आर सो यूनिक। और उस दिन अपने प्रति जो दृष्टिकोण था सोचने का, वो चेंज हुआ। क्योंकि कुछ अच्छी चीज देखती थी तो मेरे को लगता था मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा करूं। उस दिन लगा कि मुझे ना ऐसा दिखना है, ना ऐसा बनना है, ना ऐसा बोलना है, मुझे वैसा ही करना है जैसा भगवान ने मुझे सोच के बनाया है। आई हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। खुद को इतना पहचान तो नहीं पाई एकदम से, लेकिन ये समझ में आ गया। उस दिन से वो कंपैरिजन मोड खत्म हो गया। क्योंकि ये बात घर कर गई, दो बातें घर कर गई। एक बात कि उसने मुझे बहुत स्पेशल, यूनिक, ब्यूटीफुल बनाया है, पावरफुल बनाया है ना। और दूसरा, मेरे जैसा दूसरा सैंपल नहीं है। तो जब है ही नहीं तो कंपैरिजन किस बात का। और फिर आगे के लेसन्स में मुझे समझ में आया मेरी खुद की जर्नी एज अ सोल, जहां मैंने ये समझा मैंने अनेक जन्म लिए हैं, कभी मेल चोला कभी फीमेल चोला, बट आई एम ऑन द जर्नी। और मैं पीछे से अपने संस्कारों को, हर जन्म में जो मेरे एक्सपीरियंस हुए, जो मेरे एक्शंस हुए, कर्म हुए, उसके हिसाब से आज जो मैं हूं, द सम टोटल पर्सनालिटी, दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कर्मास एंड ऑल द संस्कार्स इतने जन्मों के। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, जो मेरी, मान लीजिए मेरे इससे पहले 50 जन्म हुए, अब 50 जन्मों की मेरी जो कहानी है, जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे संस्कार हैं, जिसका सम टोटल आज मैं पर्सनैलिटी हूं, वो आप में से किसी के साथ मैच कर सकती है? मेरी 50 जन्मों की कहानी इस जन्म की भी नहीं कर सकती, है ना। तो मेरी पर्सनैलिटी आप में से किसी एक से भी मिल सकती है, दुनिया में किसी एक से भी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो मेरा आप में से किसी के साथ कंपैरिजन हो सकता है? तो आज हमारे घर में जो 2 बच्चे हैं, पीछे की जर्नी उसकी कहां से है, इसकी कहां से है, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? मेरे से मेरे बच्चे का कंपैरिजन हो सकता है? किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं है। एंड दैट रियली हेल्प मी। ये बात ने हमने सुनी कई बार है, लेकिन मेरे घर उस दिन करी। मेरा कंपैरिजन नहीं है, मेरे 2 बच्चों का कंपैरिजन आपस में नहीं, क्योंकि मैं करती थी कंपैरिजन। एक बच्चा दूध नहीं पीता था, वो खाना खा लेता था। हाँ, दूसरा बच्चा खाना नहीं खाता था, दूध पी लेता था। उसको बताती थी, देख उसने खाना खा लिया तू भी खा। उसको कहती थी, देख उसने दूध पी लिया तू भी पी। तब तक खेलने नहीं जाने दूंगी जब तक पिएगा नहीं। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का बताती थी, देख वो कितना अच्छा है। कितनी बड़ी गलती करते थे। बचपन में ही एक दूसरे को एक दूसरे के दुश्मन बना देते हैं हम माँ बाप, कंपेयर कर करके। देख वो तेरे से अच्छा है। एक छोटी सी बात पूछती हूँ, आप घर में 2 बहुएं हैं, लेट्स से। आज आपने कोई सब्जी बनाई बड़े मन से, सास ने टेस्ट करी, टेस्ट करते कहा अच्छी है, लेकिन वो छोटी वाली ना वो ज्यादा अच्छी बनाती है। अब आप अगली बार बनाओ, आप मोटिवेट हुए क्या इस चीज से कि मैं भी अच्छी बनाऊं? आप कहोगे वही बना लेगी, है कि नहीं? तो कंपैरिजन इज नेवर अ मोटिवेशन। हम पेरेंट्स कंपेयर करते हैं क्योंकि ये मैंने गलती करी है इसलिए आपको बता रही हूँ। और उस बात से समझ में आया, कंपैरिजन करके ना मैं कहीं आगे बढ़ पाई, ना मैं अपने बच्चों के बीच में भी वो बीज डाल रही हूँ जो बड़े होकर ये दोनों कभी एक साथ एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आज भाई भाई एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन के बीज तो बचपन से डाले हुए हैं हमने। समझ रहे हैं? तो कंपैरिजन नहीं, हर बीज अलग है। एग्जाम्पल्स तो मेरे पास इसके प्रैक्टिकल में इतने सारे, खुद के ही नहीं, मेरे पास जो इतने लोग आते हैं, मतलब क्या क्या कंपैरिजन होते हैं और उस वजह से कितनी तकलीफ मिलती है बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। लेकिन जहां आप इस मोड से हट जाएं, आप खुद, ये कितना लॉजिकल चीज है कि वो सोल इज ऑन अ जर्नी, सोल इज ऑन अ जर्नी। और वो आज आपके घर में 2 बच्चे इकट्ठे, चाहे ट्विंस हो, लेकिन उनकी जर्नी अलग है। उन दोनों का भी कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? तो आज से कंपैरिजन बिल्कुल बंद। सिर्फ उनकी यूनिकनेस देखिए, उनकी स्पेशलिटीज देखिए। सो नेवर कंपेयर। सेकंड, नेवर क्रिटिसाइज।
अगेन मैंने वो एक्ट विद टैक्ट जो बताया था, अगर कोई करेक्शन करनी भी है तो एप्रिसिएशन और ट्रस्ट के बीच में सैंडविच करके दीजिए। कोई बच्चा शिमला मिर्च नहीं खाता, माँ फिर भी कहती है खानी चाहिए, लेकिन कैसे खिलाती है? उत्पम में मिक्स करके पीस के दे देती है। तो आपका बच्चा भी करेक्शन नहीं लेगा क्योंकि इमोशनली डाउन है, बट उसको सैंडविच करके दो, ठीक है। और यही तरीका हमको भी पसंद है। हमें कोई सीधा सीधा कमी निकाल के कह दे तो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। आज हम हैं इमोशनली एम्पावर्ड इतने, तो जो हमें नहीं पसंद वो छोटा बच्चा कैसे समझ लेगा उस चीज को। नो कंपटीशन, कभी उसको रेस में मत दौड़ाइए, ठीक है, क्योंकि एक ये संस्कार हमारे अंदर भी है। आज हमने अच्छी गाड़ी ली, लेकिन पड़ोसी ने जिसके पास वो गाड़ी थी, जिसको देखकर मैंने सोचा मैं उसी का लेटेस्ट मॉडल लेता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद उसके पास और बड़ी आ गई, मेरी खुशी तो वहीं की वहीं रह गई। कहीं ना हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं, क्योंकि वो सुख मुझे भी चाहिए अपने जीवन में, और इस रेस में लगे हैं। और हम खुद ही नहीं लगे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, वहां भी रेस में लगे हुए हैं। जब हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारा बड़ा कॉलर, आपका कितने हैं, आपके बच्चे कितने हैं, और जब खराब आता है तो हम मुंह भी नहीं दिखाना चाहते किसी को। क्या कंपटीशन लगा पड़ा है। मैं आपको इस पे एक बात बताऊं, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम अ मैथ्स ट्रेनर और एजुकेशनिस्ट हूँ। स्कूलों में टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ, और हर जगह एक ही बात होती है, आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे तो बहुत लकी हैं, उनको तो सब कुछ इतना अच्छा मिलता होगा घर में, क्योंकि अब हस्बैंड भी ट्रेनर है। हाँ, उनका रिजल्ट कैसा है, उनके तो नंबर हमेशा वो तो टॉप करते होंगे। लेकिन मैंने परमात्मा से जो शिक्षा यहाँ पर ली, वो हमेशा एक ये चीज घर कर गई थी, हर बच्चा यूनिक है, स्पेशल है, और इन बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा है। तो मैंने कभी भी इस चीज को, मतलब ये प्रेशर बहुत बड़ा था, बट मैंने खुद को भी ये प्रेशर फील होने नहीं दिया कि दे हैव टू बी गुड इन मैथ्स। और मुझे ये तब भी रियलाइज हुआ, एक मैथ्स टीचर थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरा बेटा 10th में है, आप उसकी क्लासेस ले सकती हैं क्या? मैं नहीं ले पाता, मैं और बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 ले आता हूँ, मेरा बेटा मुश्किल से 90 लेकर आता है, मेरा मन करता है कि उसको इतना पीटूं, और मैं कई बार पीट भी देता हूँ। तो जो बात मैंने उनको कही, मैंने सोची नहीं थी मैं कहूंगी, लेकिन वो बात ये समझ लीजिए चाहे अपने अनुभव से, मैंने कहा आप सोचिए, आप मैथ्स टीचर हैं, ये उसके लिए ब्लेसिंग होनी चाहिए, लेकिन शायद आपके मारने पीटने से और इस तरह की सोच बनाने से वो थोड़े दिन बाद ये कहेगा मैं इनके घर क्यों पैदा हुआ। वो आपको अच्छा लगेगा? तो क्यों प्रेशर दे रहे हैं आप में? वो बोले मेरी नाक कट जाती है, मैं मैथ्स टीचर हूं। मैं कहा मैं भी मैथ्स ट्रेनर हूं, मैंने कभी इस चीज को कनेक्ट नहीं किया, ना मैंने किसी के आगे कोई नंबर बताए, ना आज दिन तक। आप हैरान होंगे, लेकिन मेरे बच्चे गवाह हैं इस बात के, नर्सरी से लेकर, नर्सरी में तो चलो मार्क्स मिलते नहीं थे, 12th क्लास तक, और आज कॉलेज में आ गए हैं, मुझे उनकी क्लास के एक भी बच्चे के नंबर नहीं मालूम। कौन क्लास में फर्स्ट आता है मुझे नहीं मालूम, अपने बच्चों का सब कुछ मालूम है। उसके लिए हर टीचर से कनेक्शन रखती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं जाना इसमें हाईएस्ट किसके आए, तुम्हारे कितने कम रहे, कम क्यों रहे, ना मैथ्स के बारे में कभी पूछा, क्योंकि ये समझ में आया उनको मैंने कंपटीशन दिलाना है सिर्फ अपने से। यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन गेट बेटर देन दिस, लेकिन किसी भी और बच्चे से कंपैरिजन नहीं। और मैं बहुत सुखी हूं इस वजह से, एंड आई डोंट फील अशेम्ड अगर वो कहीं पर किसी चीज में कम भी करते हैं। आपका बच्चा होकर ऐसा करता है, मैंने कहा ये बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़े जेम हैं, ज्वेल हैं, एंड आई एम लकी कि मैं उनकी माँ हूं, मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं, क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे पता है। तो क्या ये पॉजिटिविटी हम अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं, या हमेशा कंपेयर करते रहें, मैं मैथ्स में अच्छी थी, मैंने ये किया, तुमने क्या किया? क्यों करना है? वो आपसे बहुत अच्छा है, उनको ऐसे ट्रीट करिए, वो आपसे बहुत अच्छा है। हम कुछ भी नहीं थे उस उम्र में जो वो आज हैं। सो नो कंपटीशन एंड नो नेवर कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल मत करिए, तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा।
कल के सेशन में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए आपका 16 साल का बच्चा, मान लीजिए 15-16 साल का बच्चा 10th में पढ़ता है और उसने स्कूल में आज बच्चों ने वॉशरूम में वेपिंग या सिगरेट ट्राई करी और आपका बच्चा आपको सब बात बताता है, उसने आके ये भी बता दिया आज पता है मम्मी बाथरूम में सब बच्चे ऐसे कर रहे थे सिगरेट, तूने तो नहीं करी। अब आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और आपको तो ये डर बैठ गया ये किसके साथ जा रहता है, कौन से फ्रेंड्स हैं, नाम बता, मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी। अब बच्चा भी डर जाता है, मम्मी नहीं नहीं स्कूल में मत आना, देखो मैं सबसे अलग हो जाऊंगा, मैं थोड़ी कर रहा हूं, मुझे पता है नहीं करना होता है। फिर माँ कहती है देख कभी करियो भी ना, अगर मुझे पता लग गया ना तूने सिगरेट पी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे को पता है मेरी माँ जब बुरी बनती है तो फिर क्या करती है, तो मेरी मम्मी से बुरा कोई नहीं होगा, वो समझ गया, लेसन मिल गया उसको, समझदार है बच्चा। लेकिन कल जब स्कूल में जाता है तो उसको प्रोवोक किया जाता है, करके तो देख क्या मजा आता है, एडिक्ट थोड़ी हो जाएगा, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में कोई एडिक्ट नहीं होता। कहते नहीं नहीं मेरी मम्मी ने मना किया। तो फिर बच्चे कहते हैं तो हमारी मम्मी ने कौन सा हाँ किया, ये मम्मी को बताने की बात नहीं होती है, तू बेवकूफ है। हम मम्माज बॉय, लाओ भाई दूध लाओ, ये दूध पिएगा सिगरेट नहीं पिएगा। अब जरा उसका भी थोड़ा अंदर से तो खोलेगा ना, ऐसी क्या बात है, मैं भी कर सकता हूं। आज उसने ट्राई कर ली, लेकिन घर आकर क्या वो मम्मी को बताएगा, क्योंकि उसको तो वैसे ही मम्मी की वो चेहरा दिख रहा है, मेरे से बुरा कोई नहीं। लेकिन क्या करें फिर आप ये बताओ, बच्चे छुपाने लग गए, बताते नहीं है। अब क्या गलत काम करने थे उनको, कंट्रोल नहीं करें बच्चों को, बोले नहीं कि ये गलत काम है, करना है, लेकिन डरा के धमका के नहीं करना है। जब बच्चा आपको बताता है कि मम्मी आज बच्चों ने बाथरूम में ऐसा किया, उस पर शक करने की जगह हम उसका हाथ में लेकर पूछ सकते हैं आपने भी करी नहीं करी। पता है जब हम आपकी एज के थे ना, हमारा भी मन करता था, बता दीजिए अपनी कोई कहानी। मेरे पास तो थी इसलिए मैंने बता दी। मुझे याद है हम सेंट स्टीफेंस दिल्ली के कॉलेज गए थे, मेरी फ्रेंड्स ने वहां पर पहली बार स्मोकिंग करी और मेरा भी दिल किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने हाथ में पकड़ तक ली थी। लेकिन फिर क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी और मैं उन्हें हर बात बताती थी, मैंने कहा क्या आज मैं ये जाके बता पाऊंगी, और ऐसी क्या जल्दी है, शादी के बाद पी लेंगे, जहां सबके परमिशन मिले वहां पी लेंगे, ऐसा भी क्या है, छोड़ दिया। पर शादी के बाद हाँ ऐसे देवता पति मिले, वो कुछ भी ये सब टी टोटलर मिले, वो कुछ नहीं करते थे, हम भी बचे रहे वो भी बचे रहे। बट कहने का मतलब ये है कि हाँ बताया बच्चे को कि मेरा भी मन किया था, बट मैं क्योंकि अपनी मम्मी से तुम्हारी नानी से इतनी कनेक्टेड थी, मैं उनसे कुछ बात छुपाती नहीं थी। और ये रियल बात है, खुद मेरे बेटे के साथ जब वो 10th क्लास में था ये हुआ, उसने वेपिंग बताया, मुझे तो वेपिंग का मतलब नहीं पता था। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, उसके एक फ्रेंड ने, क्लासमेट ने 1 लाख रुपए कमाए ये बेच के स्कूल के अंदर। ये काम स्कूलों में होते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मुझे बताया और मैंने उसका साथ दिया। अब देखो स्कूल में वो क्या करता, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। आई कैन नॉट पुट कैमराज ऑन हिम, हो सकता है करे ना करे मुझे नहीं मालूम, बट मैं शक ना करूं, इस बात का विश्वास करना ये भी मुझे परमात्मा ने इस स्पिरिचुअल ज्ञान से दिलाया। आप अपनी दृढ़ता रखो, इनका भाग्य सही है। और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया उसके लिए। ये हंस बुद्धि आत्मा है, ये हंस बुद्धि आत्मा है। हंस जो होता है गलत और सही में परख समझता है, तो क्यों मैं बताऊं क्या सही है क्या गलत। मैंने बता दिया ना, मेरे साथ हुआ था, मैंने क्या किया, तुम्हारे पापा ने क्या किया, तुम्हारी नानी ने क्या किया, तुम्हारे मामा ने क्या किया। 4 एग्जाम्पल बता दिए, 4 बाहर गलत देख कर आया तो 4 घर में सही अच्छे बता दो। और मन करता है, सबका करता है, ये भी बता दिया। तो अब उसको क्या है, एक्सेप्टेंस लगा कि हाँ दे ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दिस, और ऐसा कुछ हो तो आई कैन डिस्कस। बाकी अब वो नहीं करेगा या करेगा ये उसका डिसीजन है, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती और कोई पेरेंट नहीं कर सकता। वो छुप के क्या करेगा कोई नहीं पेरेंट कर सकता। लेकिन अगर आप उससे खुलकर बात करेंगे तो चांसेस है कि वो आपकी बात को सुनेगा। लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया
तो फिर वो छुप के करेगा तो आपको बताएगा नहीं। और हो सकता है अगर एक्सेप्ट किया तो छुप के करने के बाद शायद वो कभी बता दे, मम्मी मेरे से ऐसा हुआ था। बट देन ऑल्सो बड़ा दिल रखकर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हो जाती है, हो जाता है। और उसको उसके गलत एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। बच्चे छोटे छोटे थे, हमने ये बात समझी, नेवर कंट्रोल। छोटी छोटी बात पे हम उसको लॉजिक बताते थे, बेटा इसमें इसका ये प्लस है, ये माइनस है, डिसीजन इज योर्स। और उसका बहुत बेनिफिट मिला, मैंने देखा। कभी मैंने ये नहीं कहा, हाँ ये जरूर कहा, मैं ये आपकी जगह होती तो ये करती, बाकी आप कर। और आज भी मेरे शब्द यही होते हैं, मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती, लेकिन यू आर बिग इनफ टू डिसाइड एंड थिंक कि आपको क्या करना है। सो कंट्रोल करने से कभी, क्योंकि एक एज होती है जब तक आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो क्या करना है इसमें, एक छोटी सी बात इसको सम अप करेंगे। कंपेयर नहीं करना, लेकिन उनकी स्पेशलिटी, उनकी यूनिकनेस उनको बतानी है, दे आर यूनिक। क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन अप्रिशिएट करके उनको करेक्शन देनी है। कंपटीशन नहीं देना, लेकिन कंटेंटमेंट देनी है, संतुष्टता देनी है, चाहे चीजों के लिए है या मार्क्स के लिए है। जब अंदर भरा होता है ना, तो किसी का देख के मन नहीं करता है ना। अपने बच्चे को भी हम अच्छे से खिलाते हैं, किसी की प्लेट में देखकर बच्चे का मन ना करे ये खाए। तो जब उसके लिए हम सिखाते हैं, तो किसी के नंबर, किसी के पैसे, किसी की गाड़ी, किसी की जॉब देखकर क्यों हम उसको कंपटीशन में लगाएं। सो कंटेंटमेंट एंड नेवर कंट्रोल, गिव देम करेज। शक्ति दीजिए जब ऐसी सिचुएशन में वो अपना डिसीजन खुद सही ले सके, राइट। करेज दीजिए, हिम्मत दीजिए उनको, डरपोक नहीं बनाइए उनको, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर कई बार माँ बाप एक और आशीर्वाद दे देते हैं, जब तुम धोखा खाओगे ना, तब तुम्हें याद आएगी मैंने जो तुम्हें कहा था। कभी नहीं। अगर बच्चों को आपने बोल दिया और उसके बाद भी वो कूदने को तैयार हैं, तो यही दुआ करो कि ये कूद भी इनके लिए फायदेमंद हो जाए। कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसी से शादी करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। अब बिल्कुल वो आपके घर के लायक नहीं है, लेकिन इसी से शादी करूंगा। अब क्या करेंगे, वो कहता है तो भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, या तो इतनी हिम्मत रखो कि तू जा, बाहर निकल, तू अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। इतने नष्टो मोह तो अच्छी बात है, और नहीं तो रोते ना खुद रहो ना उसको रुलाओ। ठीक है, अब इसी से करनी है तो उसको आशीर्वाद दो, दिल से आशीर्वाद दो। यही दोनों ऐसे बन जाएं कि परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर कपल है। बस ये मत कहो फिर बाद में पछताएगा तू सोचेगा हाँ मैंने मना किया था, मैंने नहीं माना। नहीं, ये वाला श्राप मत दो उसको। अधिकतर हम पेरेंट्स क्योंकि समझते हैं वी आर राइट ना, दे शुड गेट अ लेसन। नहीं भैया, उनको लेसन मिलेगा, दुख हमको ही होना है, इसलिए उसी में सफलता है। बी अ रोल मॉडल। जो आदतें आप उनमें चाहते हैं वो पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। एग्रेशन इज नॉट द आंसर। अगर हम पति पत्नी के बीच में कोई बात होती भी है, कोई, क्योंकि अनबन होती है, हर पति पत्नी के बीच में ओपिनियंस का डिफरेंस होता है, लेकिन हम बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट्स ना करें। बट यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू डिफर, अगर आप में कुछ ओपिनियन में फर्क है, और मान लीजिए आपका रात को बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, जो कमरे से बाहर आवाजें जा रही थी, बच्चों को मालूम है कि कुछ तो हुआ है, होता है, घर घर की आज कहानी है, कोई बात नहीं। लेकिन ना तो उनसे छुपाओ, नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, हम झगड़ते नहीं, ना उनके सामने इस तरह की हरकतें करो कि उनको देखकर रिश्तों पे से विश्वास उठ जाए। लेकिन कोशिश क्या करें हम उसके अंदर, आपस में हमारी जो भी हुई, बच्चों के साथ आप अगले दिन शेयर कर सकते, यू नो कल कुछ हो गई हमारी बहस, और किस बात पे हुई, मम्मी ये कह रही थी, पापा ये कह रहे थे, एंड यू नो वी वर नॉट लाइक, हमारा आपस में इस बात में मिलता नहीं, तुम बताओ क्या होना चाहिए। मतलब उनको लगे कि हाँ रिलेशनशिप्स में इट इज नॉर्मल टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, या तो हम अपना बहुत अच्छा दिखाते हैं या एक दूसरे की मिटाई भी कर देते हैं, हाथ उठ जाते हैं हमारे हस्बैंड वाइफ के बच्चों के सामने, जो कि हम क्या आदर्श रख रहे हैं बच्चों के लिए।
क्या वो कभी अपने संबंधों में ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे हम जब अगर ऐसे रिश्ते दिखाएंगे, या वो समझेंगे यही रिश्ते होते हैं, हाथ उठाओ एक दूसरे के ऊपर। सो वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। शिक्षा देने से नहीं बात बनती है, लेकिन करके दिखाना होता है। डोंट आर्ग्यू और फाइट। बच्चों को कहानियां बताइए, बड़े बच्चों को भी अपनी बचपन की कहानियां बताइए, अपनी कॉलेज की कहानियां बताइए, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, अभी तो टाइम ऐसा है, बट कंपैरिजन मोड में नहीं, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के मोड में, कि उनका भी दिल करे हमारे कॉलेज में भी ऐसा हुआ। एंड बी कंसिस्टेंट एंड असर्टिव, डोंट गिव अप। मतलब कई बार हम छोटे बच्चों के आगे गिव अप कर देते, नहीं आपने कह दिया ना बस ये चीज ऐसे होनी, ये नहीं वो टैंट्रम कर रहे हैं और 5 मिनट में हमने कहा अच्छा चल भाई दिला इसको। एयरपोर्ट पे एक बार एक लेडी, उसका बच्चा मतलब फिर लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन उसका बच्चा इतने टैंट्रम्स कर रहा था और वो हस्बैंड को फोन करके कहती इसको समझा दो, नहीं तो मैं सबके बीच में 2 थप्पड़ मार दूंगी। बेचारी दुखी थी क्योंकि बच्चा सचमुच में बहुत तंग कर रहा था। एक तो गोद में उठा रखा था, ऊपर से सामान सारा उठा रही थी, ट्रैवलिंग से थकी हुई थी, और बार बार सबके बीच में बच्चे को खूब जोर जोर के डांट लगा रही थी। और हस्बैंड को भी कहती है फोन करके, मैं सब देख रही थी, तो हस्बैंड को भी कहती है समझा लो इसको फोन पे, नहीं तो इतना कस के पिटाई करूंगी सबके बीच में। मैंने उसको समझाने की लग तो नहीं रही थी कि उसको समझाया कुछ जाए, बेचारी सचमुच में परेशान थी, बट दैट वाज नॉट द राइट रिस्पॉन्स पब्लिक के सामने। इससे तो अच्छा ये होता रोने दो, टैंट्रम करने दो, आप चुप रहो थोड़ी देर, अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन इस तरह खुद भी हंगामे में आ जाना, खुद भी शोर मचाना, बच्चा भी शोर मचा रहा है, वो तो नहीं समझेगा। सो बी अ ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब क्या होता है, ये भी ईश्वर ने हमें शिक्षा दी, स्पिरिचुअल नॉलेज से पता लगा। क्योंकि मैं पहले बहुत, मुझे चिंता रहती थी अपने बच्चों के प्रति कि बाहर के एटमॉस्फेयर से बिगड़ तो नहीं जाएंगे। मेरे माँ बाप ने जो वैल्यूज दी, मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने जो वैल्यूज दी, हमारे में वैल्यूज हैं, हम अपने बच्चों को कैसे दें, दुनिया बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। तो ये सब करने से, फिक्र करने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये परमात्मा के बच्चे हैं, इनका भाग्य बहुत अच्छा है, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। भाग्य तो ये बना के आए हैं और बहुत अच्छा बना कर आए हैं, है ना। एक विश्वास के साथ हमेशा सोचे इनका कल्याण ही होगा, ट्रस्टी बनकर पाले। तो वो जो हमें छोटी छोटी बातों पे दुख होता है, भारी हो जाते हैं, उस बोझ को फिर बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, स्पॉट द मिस्टेक। चलिए बहुत देर से आप बैठे हैं, क्या गलती है इसके अंदर बताएंगे? सॉरी, मैंने ही शायद बता दिया, क्लिक हो गया। दिख रहा है कुछ आपको? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। हाँ, इसके अंदर अच्छी चीजें क्या है बताओ? अच्छा, गलत चीज क्या है? स्पॉट द मिस्टेक। हाँ जी, 31 जून नहीं होता है ना, एकदम से गलती पकड़ी जा रही है। लेकिन अच्छा है कुछ इसमें, इस पिक्चर में नीट एंड क्लीन डेस्क है, और एक कप चाय का भी रखा है ना, कुर्सी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो गलती तो ऑब्वियस दिखती है, लेकिन ढूंढे तो हर चीज में अच्छाई भी है, राइट। सो इसी तरह अपने बच्चों के अंदर अच्छाइयों को देखें, जो देखेंगे उसमें शक्ति भरती जाएगी, वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वेयर एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एवर एनर्जी फ्लोज, लाइफ ग्रोज। आप कमियों को देखेंगे, कमियां बढ़ती जाएंगी, आप अच्छाइयों को देखेंगे, अच्छाई बढ़ती जाएगी। तो ये स्पॉट द वर्च्यूज गेम खेलना चाहिए, गेम है ना। जैसे वो स्पॉट द मिस्टेक्स खेलते थे, 6 गलतियां निकालो, अब 6 अच्छाइयां निकालो। क्योंकि आज हर इंसान गलतियों का ही पुतला बना हुआ है ना, तो उसमें अच्छाइयां निकालो। सो थोड़ा सम अप करेंगे आज के सेशन को। एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, नॉट रिजल्ट्स। रिजल्ट अच्छा आता है, वी सेलिब्रेट, और इसीलिए बच्चों को एंजाइटी होती है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। एग्जाम से पहले कितनी एंजाइटी होती है। तो डोंट सेलिब्रेट देयर रिजल्ट्स, सेलिब्रेट और एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। इसलिए हमारे यहाँ ये मैंडेटरी है, जिस दिन मैथ्स का एग्जाम होता है, क्योंकि हमारे बहुत स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने, मैथ्स के बोर्ड के एग्जाम से पहले पार्टी होती है।
केक कटता है, सेलिब्रेशंस होती हैं, बिकॉज वी सेलिब्रेट द एफर्ट्स। हमने जो कोशिशें करी हैं हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, वी नेवर सेलिब्रेट द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स में चेकिंग करने वाले की गलती हो सकती है, टेस्ट देने वाले की कुछ हो सकता है, उस टाइम नर्वस हो गया, कुछ छूट गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एफर्ट्स अगर करने की आदत है तो जिंदगी में सफलता को पाएंगे। सो अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि आपने कोशिश अच्छी करी। एक्नॉलेज देयर स्ट्रेंथ्स एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर। Create vibrations about what you want them to be. जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं वैसा सोचें। आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। मैं आपको इस पे एक छोटा सा अनुभव लास्ट और बताती हूँ। मेरे छोटा वाला थोड़ा चंचल है, सबका शायद छोटा चंचल होता है, तो ये थोड़ा बोलता भी ज्यादा है, चंचल भी ज्यादा है। तो जब ये 8th क्लास में था, 7th 8th में था, तो इसके स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत बोलता है, बिना मतलब बोलता है, और सारे बच्चे हंसते रहेंगे इसके ऊपर, ये और ऐसे करता रहता है, और कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। बट मैंने उसको अलग लेते हुए कहा, मैंने कहा ओके मैम, आई विल सी टू इट कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसे प्यार से समझाया, तो कि आज मैम ने ऐसा मुझे कहा तो आप ध्यान दिया करो, क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ मम्मी अब नहीं करूंगा। 2 दिन बाद फिर टीचर का फोन आया, आपका बेटा क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको समझाइए नहीं तो आई विल पनिश। अच्छा, फिर इसको समझाया, अच्छा मम्मी अब नहीं करूंगा। फिर 2 दिन बाद वही चीज, मुझे समझ में आया कि इसको समझाना तो काम नहीं दे रहा। पर स्पिरिचुअलिटी में हमने सीखा है कि जो यहाँ से बोल के काम ना चले, वो यहाँ से वाइब्रेशंस के थ्रू आप बच्चे को प्रोग्राम दे सकते हो। तो मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। फिर सुबह उठकर जो हमें मेथड सिखाया उससे मैंने उसको वाइब्रेशंस देनी शुरू करी, और तब मैंने ये वाइब्रेशंस दी, आप हंस बुद्धि आत्मा हो, आप हमेशा सही को चुनते हो, आपको मालूम है मुझे कब बोलना है, कब चुप रहना है, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। और मैंने विजुअलाइज किया कि वो क्लास में टीचर को बहुत ध्यान से सुनकर एक एक चीज नोट कर रहा है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाता था वो, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुन रहा है, स्कूल का काम स्कूल में ही पूरा कर लेता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, और इसको करते हुए देखा। उसके बाद टीचर का कोई फोन नहीं आया, 3 दिन हो गए। तो मुझे 3 दिन बाद खुद ही कुछ काम था, तो मैंने कॉल किया। मेरा कुछ उससे कनेक्शन था नहीं उस बात से, बट मुझे डर था भी टीचर कहीं मेरे को कुछ कहे ना। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा मैम अभी ठीक चल रहा है? मैं कहती हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, 2 दिन से बहुत अच्छा, बिल्कुल बैठ के पढ़ता है। तो मैंने कहा हाँ। कहती पता नहीं आपने क्या किया है? मैं कहा हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। तो कहती वो जो भी कर रहे हो ना आप करते रहो, अमेजिंग रिजल्ट है। अच्छा, फिर अगले हफ्ते मेरा टीचर्स मीटिंग में जाना था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, वो टीचर खड़े होकर मेरे को ग्रीट किया, गले लगाया और कहती आप क्या कर रहे हो, वो बच्चा तो पूरा ही बदल गया है। तो मैंने कहा हाँ मैं बताऊंगी, ऑल्दो शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू नो। कहती बस आप जो कर रहे हो ना इसके लिए इट्स अ ब्लेसिंग, बट ये बिल्कुल चेंज हो गया, वो बच्चा है ही नहीं। सो हम ये ना कहें बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, बच्चा मैथ्स में बेकार है, बच्चे में ये है, वो है ठीक है, बट रियलिटी में तो ये उसकी वीकनेस क्या होती है, किसी स्ट्रेंथ की कमी होती है। उस स्ट्रेंथ को लेकर आना है, अंधेरे को नहीं बाहर निकालना, रोशनी को लेकर आना है। सो पेरेंट्स को थोड़ा समराइज करेंगे आज की सेशन को। पॉजिटिव वाइब्रेशंस, गिफ्ट टू योर चाइल्ड, appreciation, or be a role model, create that emotional bond, never compare your child, be a trustee and spot the virtue. ठीक है, तो हम कैसे पेरेंट्स हैं, हम ऐसे पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे बच्चे भी कैसे होंगे, वर्चुअस बच्चे होंगे, शक्तिशाली एम्पावर्ड बच्चे होंगे। ठीक है, अभी लास्ट में एक एक्टिविटी करेंगे, बहुत देर से बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ही भले करें उसको। आज इमोजीज का जमाना है, आजकल बच्चों की भाषा क्या हो गई है, लाइक दिस। तो हमें भी बच्चों के हिसाब से चेंज तो होना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप्स हम अभी सब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये थम्स 1, ये देखो दिखा भी 1 रहा है, करिए सभी जरा हाथ ऊपर करके 1। व्हेन आई विल से 2, 2,
व्हेन आई से 3 देखो 3 फिंगर्स दिख रही हैं। जब मैं 4 कहूं तो ऐसे आशीर्वाद का पोज। जब मैं 5 कहूं ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने बच्चों को लाइक देना, एक्सेप्ट देम एज दे आर। ठीक है? बच्चे ने सिर पे अजीब सा कट बनवा के आ गया, घोंसला बना के आ गया, कोई बात नहीं, इट्स गुड। क्योंकि आपने तो कह दिया, क्या घोंसला बना दिया है, बेवकूफ लग रहा है। और उसको इंस्टा पे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, वाओ हैंडसम, उसको क्या अच्छा लगेगा? दुनिया के लाइक्स अच्छे लगेंगे ना यार, दिल से एक लाइक आप भी दे दो ना। ठीक है? एक्सेप्ट देम, रिजेक्ट नहीं करो किसी चीज को, थम्स अप। ओके, अच्छा, फिर जब वो कहीं पर एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं पर अपना कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये इसका मतलब बी विक्टोरियस। हम गलती से क्या कर देते हैं जब वो एग्जाम देने जाता है, कभी कभी, क्योंकि मेरे पास ऐसे अनुभव हैं पेरेंट्स के, इसलिए सुना रही हूँ। कभी कभी पेरेंट्स कह देते हैं, देख पेपर अच्छा करके आई हो, पिछली बार की तरह सिली मिस्टेक मत करियो। पिछली बार वाली गलती आपने पहले फीड कर दी, बेचारा वही नर्वस हो गया। नहीं, विजयी भाव, बी विक्टोरियस। ठीक है? फिर जब वो करके आए तब क्या करना है? वेल डन करिए जरा, वेल डन, वेरी गुड फॉर योर एफर्ट्स, यू हैव डन बेस्ट, जो आप कर सकते हो बेस्ट है। ठीक है? फिर उसके बाद जब बच्चा आपकी ना माने और तैयार हो जाए, मैं तो यही करूंगा, तो क्या करो? अपनी ब्लेसिंग दे दो, कोई बात नहीं, परमात्मा की शक्तियां तेरे साथ है, तू सफल हो। और फिर वो गलती करके जब गिर जाए, असफल हो जाए, तो उसको ये नहीं कहो मैंने कहा था ना। नहीं, जब कोई गिरता है उसे प्यार से उठाते हैं, उसको डंडा नहीं मारते। तो उसको ये डंडे नहीं मारो, उसको तब क्या करो? जादू की झप्पी। ठीक है? उस टाइम उसको उठाने की जरूरत है, गिर गया है वो। तो समझ आ गई? ये भाषा होनी चाहिए हमारी बच्चों से बात करने की। ओके, सो लास्ट इज मेडिटेशन, ना। जिस मेडिटेशन की हम इतनी बातें सुन रहे हैं, तो उसको क्या है मेडिटेशन? बस अपने अंदर शुभ संकल्पों को क्रिएट करना, क्योंकि हर संकल्प की अपनी वाइब्रेशंस होती है ना। तो चलिए 2 मिनट के लिए, टाइम तो नहीं है बट 2 मिनट इसको अनुभव। सीधे होके बैठेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको कह रही हूं उसको महसूस करने की कोशिश करिएगा। ओम शांति। आज इस बात का अनुभव हुआ कि परमात्मा ने, जो परम पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे अपने स्वरूप में भेजा है और मुझे ब्लेस किया है। मेरी बगिया में ये सुंदर फूल खिले हैं, जिनको ट्रस्टी बन परमात्मा की बगिया समझ, उनके सुंदर फूल समझ, मुझे बैलेंस्ड वे में इनको प्यार, केयर और एक श्रेष्ठ परवरिश देनी है। जैसे भगवान मेरे अंदर कभी कोई कमी नहीं देखता, लेकिन अपने प्यार से, अपनी शिक्षाओं से मुझे सही दिशा देता है। एक कुम्हार जैसे अंदर से सपोर्ट देता है मटका बनाते समय, लेकिन ऊपर से उसको टाइट हाथ से शेप भी देता है। मैं भी अपने इस सुंदर से फूल को वो सारी परवरिश देने के लिए तैयार हूं। जो मैंने गलतियां करी, आज उनको समझ रहे हैं,
बट खुश हैं कि परमात्मा ने हमें चुना और हमको समझ आया कि अभी क्या करना है। हर बीज अलग है, इनका किसी से कंपैरिजन नहीं। ये अपने में बहुत यूनिक हैं, परमात्मा की संतान है, इनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरा और इन बच्चों का आपस में इमोशनल कनेक्ट है। ये बच्चे इमोशनली एम्पावर्ड हैं, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड हैं, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हैं, फिजिकली हेल्दी हैं। इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। ये सही को ही चुनते हैं क्योंकि ये हंस बुद्धि आत्मा है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं। उस परमात्मा का धन्यवाद है जिसने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू गॉड फॉर एम्पावरिंग मी, एनलाइटनिंग मी, शोइंग मी द पाथ। ओम शांति। अपने दोनों हाथ रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे। तो हर दिन धन्यवाद करते रहें तो हम ऐसे पेरेंट बन जाएंगे। परमात्मा भी ऊपर से कहेगा वेल डन। थैंक यू। ओम शांति। हमारी आदरणीय सीमा दीदी हम सबके बीच में पहुंच गए हैं और सुबह से क्या कई दिनों से निरंतर सेवाओं में हैं। हाँ दीदी जी, आप आएंगे दीदी? आपका बहुत थैंक्स जो इसके पीछे इंस्पिरेशन है आज के इस प्रोग्राम के। ओम शांति, ओम शांति। तो ये ओम शांति ही अपने आप में शांति की महसूसता देता है। जब आप ओम शांति बोलते हैं तो मन में क्या आता है? आप जब से यहाँ आए हैं, क्लास में बैठे हैं, कई यहाँ रेगुलर स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो जब से लाइफ के अंदर ये ओम शांति आता है या आप जब बोलते हैं तो इससे आपको कौन सा वाइब्रेशन मिलता है? अच्छा मिलता है, अच्छा मिलता है ना। तो नए साल में ये हो जाए ओम शांति बोलना, हो सकता है। तो मैं एक शांत स्वरूप हूँ, मैं पीसफुल माइंड हूँ, और जितना शांति से बोलेंगे, शांति से काम करेंगे तो हर कार्य क्या होगा? हाँ, वही बात है ना। तो जैसे उन्होंने कहा कि अभी महाराष्ट्र में ये हल्दी कुमकुम के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और ये शाम को ही सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो तिलगुड़ ज्ञानी गोड़ गोड़ बोला, है ना। तो यही है कि जब यहाँ अशांति होगी तो कौन गोड़ बोलेगा? बोल ही नहीं सकता है ना। तो जहाँ यहाँ पर पीस होगी, शांति होगी, तो बोल भी उतने ही स्वीट होंगे। तो इसीलिए परमात्मा हमें ये महामंत्र देता है जीवन के लिए कि सदा कैसे रहो? शांति से। लेकिन वो इनपुट और आउटपुट, इनपुट आप सारे दिन 24 घंटे कहाँ कहाँ से क्या क्या कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो कलेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन वो किस प्रकार से है, वो फिर हमारा सिलेक्शन उस प्रकार से हो जाता है न चाहते हुए भी। तो इसीलिए है कि हमें क्या करना है? अपने आप से कम्युनिकेशन करना है। अच्छा, अपने आप के करेक्शंस करने, दूसरे के करेक्शंस नहीं करने हैं। और भगवान के साथ अपना कनेक्शन सदा बनाए रखना है। किसके साथ? ईश्वर के साथ। और जब ईश्वर के साथ अच्छा कनेक्शन, हमारा रिलेशन रहेगा तो नीचे फिर बहुत अच्छा रहेगा। जब उसके साथ रहेगा तो फिर नीचे भी अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। तो इसीलिए है कि आपको ये 7 डेज कोर्स के अंदर कि परमात्मा के साथ कैसे रिलेशन और कैसे कनेक्शन रखना है। क्योंकि यहाँ जो आत्मा है ना, एक बैटरी है। जैसे आप आपके मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन इसको
इसको कैसे चार्ज करेंगे? इसके लिए चार्ज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। है टाइम? है टाइम? टाइम है या नहीं है? हाँ, निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, है ना। और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप भी रखना पड़ेगा दूसरों के लिए भी। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ये जो 7 डेज कोर्स है ये परमात्मा का सिलेबस है, और ये कैरी फॉरवर्ड हमारे हर जन्म में हमारे साथ चलेगा। तभी हम ये जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर, मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। और स्वतंत्र दिन के दिन आज आप सभी निगेटिविटी से स्वतंत्र हो जाए और आप पॉजिटिविटी का झंडा लहराएं। थैंक यू। ओम शांति। को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और आपकी ये वाइब्रेशंस सबके साथ रहे और आप भी इनके जैसा दूसरे पेरेंट्स को टीच करने के लिए आप भी एक फैकल्टी तैयार हो जाए। थैंक यू दीदी।